हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड जिंगत्यांग को देखते हैं। वो एक स्पेशल कमांडर है और उसे एक इम्पोर्टेंट चिप को सेव करने का मिशन दिया गया था ताकि उसे कोई चुरा ना सके, और वो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमारी फीमेल लीड में आती है जो एक सीक्रेट एजेंट है और उसे वो चिप चुराने का मिशन दिया गया है। वो आते ही सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो एक हैकर है और वो काइट के नाम से अपना अकाउंट चलाती है, इसलिए वो इजीली वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेती है। तभी वहाँ पर जिंगत्यान आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, मेरे टीम के होते हुए भी तुम अकेले यहाँ घुस आई। वो कहती है तो तुम हो कमांडर, पर इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कहकर वो उस पर अटैक करती है। पर वो उसके हर अटैक से बच जा रहा था तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किस कर लेती है और फिर उस पर एक पाउडर फेंक कर चिप लेकर वहाँ से चली जाती है। जिंगत्यान उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो बचकर भाग जाती है और फिर वो अपने एक पार्टनर से मिलने होटल में जाती है और वो उसे चिप देती है। तो वो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं कहती है ये मेरा लास्ट मिशन था, अब से मैं एजेंट वाला काम और नहीं करूंगी, और उसके पूछने पर बताती है कि वो इस वायलेंस की लाइफ से टायर्ड हो चुकी है, इसलिए वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती है। दूसरी साइड जिंगत्यान एजेंट मैं के बारे में पता लगाते हुए उसी होटल में आ जाता है और उससे पता चला है कि वो यहाँ पर है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की सीयू आती है और वो जिंगत्यान को देखकर कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे, और कहती है हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। पर वो मैं बिजी हूँ कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सीयू कहती है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, मैंने एक सस्पिशियस पर्सन को एक रूम में जाते हुए देखा, और वो उसे उस रूम की कार्ड देती है तो वो कार्ड लेकर चला जाता है। ये देखकर सीयू स्माइल करने लगती है, असल में उसने उस रूम में ड्रग अरेंज किया है और वो सोचती है कि आज तो जिंगत्यान मेरा हो ही जाएगा। जिंगत्यान जैसे ही वहाँ जा रहा था तो मैं को भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है और वो छुपने के लिए उसी रूम में घुस जाती है। अंदर जाते ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ड्रग अरेंज किया गया है, पर तब तक उसे नशा होने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगत्यान आता है और उसे भी नशा होने लगता है, तो वो समझ जाता है कि ये सब सुई ने किया है और वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे साथ ऐसा करने की। उसके बाद मैं उसे किस करने लगती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो, और फिर दोनों वहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिंगत्यान उठता है तब तक वहाँ से मैं जा चुकी थी, तो वो अपने असिस्टेंट से लास्ट नाइट वाली लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जिंगत्यान अपने असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा था कि अभी तक तुम लोग एजेंट मैं को ढूंढ नहीं पाए हो और ना ही वो होटल वाली ऑर्डिनरी से लड़की को अब तक ढूंढ पाए हो, तुम लोग कर क्या रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि उस दिन के होटल के फुटेज को किसी ने हैक कर लिया है, जरूर ये एजेंट मैं का काम होगा ताकि हमें उसके बारे में पता ना चल सके। जिंगत्यान पूछता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है, तो बताता है कि उसने एनेस्थेसिया का यूज किया था हमारे लोगों को बेहोश करने के लिए, और उसने काइट के वायरस का यूज करके हमारे सिस्टम पर अटैक कर दिया था। जिंगत्यान कहता है वो एक एजेंट है और उससे डॉक्टर की नॉलेज भी है और वो हैकिंग भी करना जानती है, उसने ये तीनों काम अकेले किया है, और वो कहता है कि उस होटल वाली लड़की को बाद में ढूंढना, पहले एजेंट मैं को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे ढूंढना ही होगा, उसने हमें ऑफेंड किया है तो उसे पेबैक तो करना होगा। दूसरी साइड मैं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उस बच्चे को रखने का डिसाइड करती है और सोचती है मैं तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहती थी, पहले डेट, मैरिज, उसके बाद बच्चे। नॉर्मल पीपल ऐसे ही तो करते हैं पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और फिर वो नर्स को बातें करते हुए सुनती है कि आजकल बहुत सारे वुमेन्स अकेले ही चेकअप करने आ रही हैं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि बेबी का फादर कौन है, ऐसे में जब वो बॉर्न होगा तो उसे हेल्थ इशू तो होगा ही। ये सब सुनकर वो डिसाइड करती है कि वो जल्द ही अपने बेबी के फादर को ढूंढ लेगी। उसके बाद वो जैसे ही घर जाती है उसकी स्टेप मोमो से उसकी स्टेप सिस्टर के बदले चीफ फैमिली में मैरिज करने के लिए कहती है। उसके डैड भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और चीफ फैमिली से कोलैबोरेशन करने वाले हैं, इस बार हम इसे लूज नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है कि कुछ टाइम पहले चीफ फैमिली की यंग मास्टर का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो क्रिपल हो गया है, तो वो कहती है इसलिए आप लोग चाहते हो कि मैं सूबे के बदले चीफ फैमिली में मैरिज करूं ताकि उसे सफर न करना पड़े, क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम तो लकी हो जो चीफ फैमिली में तुम्हें मैरिज करने को मिल रहा है, अगर यंग मास्टर का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हें ये चांस कभी नहीं मिलता। उसकी स्टेप सिस्टर भी कहती है मान जाओ ना, डैड के लिए कितना ट्रबल क्रिएट करोगी। तो वो सोचती है मैं भी यू फैमिली में नहीं रहना चाहती, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना घटिया होंगे। मेरी मॉम तब कमजोर थी इसलिए आप लोगों ने उसके साथ जो भी किया वो सह गई और लास्ट में मर गई, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली, सोचकर वो मैरिज के लिए मान जाती है और वो बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है चीफ फैमिली को अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शादी कर लूंगी। तो स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करती है और अवॉइड करने के लिए कहती है। सुबह अपने डैड से कहती है मॉम बिल्कुल सही कह रही है, सिस्टर अभी कंफ्यूज है इसलिए उसे अवॉइड कर लेना चाहिए। तो डैड उसे 2 चॉइस देते हैं, पहला तो ये कि वो अवॉइड करवा ले वरना इस बच्चे के साथ यू फैमिली छोड़कर चली जाओ, उसके बाद यू फैमिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करती है और कहती है अब से मेरा यू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। सुबह कहती है अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं क्या करूंगी। डैड कहते हैं मैं भी देखती हूँ ये यू फैमिली से बाहर जाने के बाद कैसे सरवाइव करती है। तभी
तभी मैं को पता चलता है कि उस रात उसके साथ कौन था। उसका बंदा सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके उसे सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो जिंगत्यान है तो वो सोचती है क्या सच में मैंने एक रिचेस्ट मैन के साथ नाइट स्पेंड किया है। मैं सच में इस फैमिली से टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए सोचकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जिंगत्यान को फोन करके बताती है कि वो वही होटल वाली लड़की है और वो अपना नाम जेंग बताती है। असल में उसका एजेंट वाला नाम मैं है और उसका रियल नेम जेंग है। और कहती है मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने तुम्हारी कंपनी आ रही हूँ, तो रिसेप्शन में बता दो कि वो मुझे अंदर आने दे। जिंगत्यान को वो इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो 1 महीने से उसे ढूंढ रहा था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी और अब अचानक से वो उसे खुद मिलने आ रही है। थोड़ी देर बाद जेंग उसे मिलने आती है और उसे देखकर सोचती है कि देखने में गुड लुकिंग है और रिच भी है, ये मेरी बेबी का फादर बन सकता है। वही जिंगत्यान उसे देखकर सोच रहा था ये बहुत फेमिलियर लग रही है, क्या ये सच में उसी रात वाली लड़की है। जेंग सीधे पॉइंट पर आती है और वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी उसी का है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो कहती है मैं तुमसे यहाँ कोई डील करने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें एडवांस में बताने आई हूँ कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास होगा, बस तुम उसे मिल सकते हो और तुम तभी हमारे सामने अपीयर होगे जब मुझे और बच्चे को तुम्हारी जरूरत होगा। जिंगत्यान कहता है उस दिन के सीसीटीवी फुटेज किसी ने हैक कर लिया है तो तुम कैसे प्रूव करोगी कि तुम वही लड़की हो। वो बताती है कि मेरे चेस्ट पर एक मोल है और उस दिन तुम्हें वो बहुत पसंद आया था। ये सुनकर जिंगत्यान एम्बरेस होने लगता है और उसे चुप कराता है और सोचने लगता है कि ओल्ड मैन मुझे मैरिज और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए फोर्स कर रहे हैं। उस सुई से मैरिज करने से अच्छा है कि मैं इस वुमेन और चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लूं। अगर ये मेरे साथ स्कैम कर रही है और जानबूझकर मेरे क्लोज आ रही है तो मैं इसे डील करके अपने साइड पर कर लूंगा। और फिर उसे मैरिज के लिए बोलता है तो वो हंसते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ट्रेडिशनल हो। इसने कहा कि बच्चे होने पर मैरिज करना पड़ता है, मुझे सिंगल मॉम बनना है, मुझे हाउसवाइफ बनकर किसी मैन के आगे पीछे नहीं घूमना। तो वो सॉफ्ट होकर पूछता है अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती तो यहाँ आई क्यों थी। जेंग बताती है कि मैं बस बच्चे की हेल्थ के लिए वरीड हो रही थी, अगर फ्यूचर में कभी बच्चे का हेल्थ खराब होता है तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। जिंगत्यान कहता है तुम तो बस मुझे ऑर्गन बैंक समझ रही हो। वो कहती है अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर वो उसे रोकता है और उससे सब कुछ पूछता है कि वो क्या कर रही है, कहाँ रह रही है और उसके फैमिली के बारे में। तो बताती है कि अब उसके पेरेंट्स नहीं है क्योंकि वो उसे मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। वो कहता है इसका मतलब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और अभी भी तुम प्लान कर रही हो कि बेबी को अकेले राइज करोगी। तो जेंग सोचती है ये मुझे ऐसे कैसे लुक डाउन कर रहा है कि मैं बेबी को अकेले राइज नहीं कर सकती। मैंने स्पेशल एजेंट, मिरेकल डॉक्टर और हैकर से जितना पैसा इनकम किया है वो लाइफ टाइम खत्म नहीं होने वाला और इससे मैं आराम से बेबी को राइज कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और बताती है कि उसके पास एक जॉब है और पैसों के बारे में भी बताने वाली थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि मुझे इसे अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहिए। और वो बताती है कि वो बबल टी शॉप पर काम करती है और उसकी सैलरी 3000 है। जिंगत्यान कहता है तुम 3000 में एक बेबी को कैसे राइज करोगी, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करोगी तो वो बेबी इलिजिबेट कहलाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से सफर करे। जेंग सोचती है मैं एक नॉर्मल लाइफ ही तो जीना चाहती थी, ये सब नॉर्मल है सोचकर वो उसे मैरिज के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जिंगत्यान उसे 100,000 टिप देता है। ये देखकर जेंग शॉक्ड हो जाती है कि ये एक स्ट्रेंजर को इतना पैसा कैसे दे सकता है, लगता है फादर बनेगा जानकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। और फिर दोनों वहाँ से जा रहे थे तो जिंगत्यान उसे स्टेयर से केयरफुली आने के लिए कहता है। जेंग माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, तो वो कहता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें आदत नहीं हो जाता। और उसे घर चलने के लिए कहता है तो वो कहती है मुझे वर्क पर जाना है, तुम पहले चले जाओ, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं बाद में खुद आ जाऊंगी। तो मना करते हुए कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पैसों के लिए इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। जेंग कहती है अगर मैरिज के बाद तुम ऐसे ही मुझे कंट्रोल करोगे तो मुझे डिवोर्स चाहिए। तो बेचारे जिंगत्यान को उसकी बात मानना ही पड़ता है और वो उसे घर जल्दी वापस आने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद जिंगत्यान अपने असिस्टेंट को कहकर उसके पीछे किसी को फॉलो करने के लिए भेजता है। जेंग वहाँ से जा रही थी तभी उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है। जेंग सोचती है अभी मैं इनके सामने अपनी स्किल शो नहीं कर सकती, अभी मैं इनके साथ चली जाती हूँ, बाद में कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर वहाँ से भाग जाऊंगी। और फिर उसके डैड उसे फोर्सफुली वहाँ से ले जाते हैं और उसे एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम उसे डांटती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, मिसेस जी तुम्हारा कब से वेट कर रही है और ये कैसा ड्रेस पहन कर आई हो। वो कहती है ये सुए की एंगेजमेंट पार्टी है, इसमें मेरा क्या लेना देना। मिसेस जी भी उनसे पूछती है कि तुमने जो पहले लड़की दिखाई थी वो ये तो नहीं है। स्टेप मॉम कहती है सुई अभी बहुत यंग है, ये उसकी एल्डर सिस्टर जेंग है और ये यंग मास्टर के लिए परफेक्ट रहेगी। मिसेस जी उसे देखकर कहती है देखने में तो अच्छी है, बस थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है। जेंग कहती है पहले तो ये सुए की मैरिज करवाना चाहते थे और अब सडनली मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं। इसे ये क्लियरली पता चलता है कि ये लोग यंग मास्टर के डिसेबल होने का इंसल्ट कर रहे हैं और आपको फूल बना रहे हैं। तो उसकी स्टेप मॉम उसे डांटती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो और वो मिसेस जी को समझाने लगती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए तो ची फैमिली से कनेक्ट करना ऑनर की बात है। जेंग कहती है अगर इतनी ही ऑनर की बात है तो आप लोग अपनी प्रीशियस डॉटर की मैरिज इससे क्यों नहीं करवा रहे हैं। डैड कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम सुई
से बेटर हो। गेस्ट भी जेंग के लिए बातें करने लगते हैं कि ये तो कितने लकी है जो ची फैमिली में मैरिज करने को मिल रहा है, और इसे तो पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या अच्छा है। जेंग मिस्टर ची से कहती है मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं करना चाहती जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। अगर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया होगा तो मुझे माफ कर देना। तो मिसेस ची उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम ची फैमिली की इंसल्ट कर रही हो। मिस्टर ची अपने मॉम को रोक रहा था कि अगर वो मैरिज करना नहीं चाहती तो रहने देते हैं, पर वो उसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती एंगेजमेंट पार्टी शुरू करने के लिए कहती है। और कुछ सर्वेंट जेंग को जबरदस्ती ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो फाइट करेगी, पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और जेंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को टच करने की। जेंग ये देखकर खुश हो जाती है कि वो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। जिंगतियान को कोई पहचान नहीं पाता कि वो रिचेस्ट लोगों में से एक है और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि पता नहीं ये ऑर्डिनरी सी पर्सन आकर ची फैमिली में क्यों ट्रबल क्रिएट कर रहा है जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मिसेस ची भी उसकी इंसल्ट करती है और एंगेजमेंट पार्टी शुरू करने के लिए कहती है। तो जिंगतियान उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि हम दोनों ने मैरिज कर लिया है। ये देखकर सब सख्त हो जाते हैं और मिसेस ची यू फैमिली पर गुस्सा करती है कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, इसका तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है, तो इसका हस्बैंड कहाँ से आ सकता है, ये मैरिज सर्टिफिकेट जरूर फेक ही होगा। तो मिसेस ची गार्ड को ऑर्डर दे देती है कि वो जिंगतियान को ले जाकर सबक सिखाए ताकि सबको पता चले कि जी फैमिली को फूल बनाने का नतीजा क्या होता है। तो जेंग कहती है आपकी फैमिली को जो फूल बना रहे हैं वो हम लोग नहीं है बल्कि यू फैमिली है, और वो बता देती है कि वो ना सिर्फ मैरिड है बल्कि वो प्रेग्नेंट भी है। और इस बारे में यू फैमिली को पता था, फिर भी वो सुबह को छोड़कर मुझे फोर्स कर रहे थे मैरिज के लिए। मैंने इसके लिए मना भी किया था और घर छोड़ दिया था, पर ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हैं और अपना चोट दिखाते हैं। तो सब लोग बातें करने लगते हैं ये तो मिस्टर यू की एक्स वाइफ की डॉटर है, क्या वो लोग इसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, वो लोग कितने हार्टलेस हैं। जिंगतियान को भी जेंग के लिए बुरा लगने लगता है कि उसकी फैमिली कैसी है। यू फैमिली मिसेस ची को एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस सब के बारे में पता नहीं था, हम तो बस उसके अच्छे के बारे में सोच रहे थे, पर वो इस बार बिलीव नहीं करती और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की। और वो यू फैमिली के साथ जो भी कॉपरेशन था वो सब कुछ कैंसिल कर देती है। जिंगतियान कहता है इन्होंने मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश किया है, इनका फैसला मैं करूंगा, और कहता है आपका जो जिंगहोंग फार्मास्यूटिकल्स है वो आप जेंग को हैंड ओवर कर दीजिए, वरना मैं आपको इस सिटी से ही गायब कर दूंगा और आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। स्टेप मॉम कहती है हम तुम जैसे पुअर की बात क्यों सुने। तो वो सबको बताता है कि वो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन जिंगतियान है। ये जानकर तो डैड का हालत ही खराब हो गया, क्या ये सच में जेंग का हस्बैंड है और मैंने उसे किडनैप करने की कोशिश की। मिसेस ची भी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो वो जेंग से माफी मांगने के लिए कहता है, तभी मिस्टर ची कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर तुम्हें किसी को पनिश करना है तो वो मुझे करो। जेंग पूछती है क्या तुमने अपने लेग का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो वो बताता है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया, बस मेडिकल डॉक्टर ही इसे ठीक कर सकती है, पर हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है। तो जेंग सोचती है तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हारे सामने ही मेडिकल डॉक्टर खड़ी है, और कहती है मैं तुम्हारे लेग का ट्रीटमेंट करूंगी। ये सुनकर मिसेस ची कहती है क्या तुम सच में इसका पैर ठीक कर सकती हो। वो कहती है मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी, पर अब से ची फैमिली और यू फैमिली के बीच कोई मैरिज नहीं होगा। तो वो मान जाती है और फिर जेंग उसके पैर का ट्रीटमेंट करती है जिससे उसका पैर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। तो जेंग कहती है तुम 3 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो वो लोग उसका थैंक यू करने लगते हैं। ये सब देखकर जिंगतियान सोचता है इसे तो सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही ठीक कर सकता था, तो फिर इसने इतनी इजीली कैसे कर लिया, क्या यही मेडिकल डॉक्टर है। और वो जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, क्या तुम ही मेडिकल डॉक्टर हो। तो वो कहती है मैं तुमसे यही पूछने वाली थी कि ये मेडिकल डॉक्टर कौन है, क्या वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो वो पूछता है क्या तुम सच में उससे नहीं जानती। वो बात को बदलते हुए कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और बहुत भूख भी लगी है, तो क्या हम घर चलें। उसके बाद दोनों जिंगतियान के घर जाते हैं। वो जैसे ही घर जाते हैं सर्वेंट्स के ग्रीट करने से जेंग डर कर जिंगतियान को पकड़ लेती है। सर्वेंट्स ने उनका वेलकम करने के लिए कुछ इस तरीके का प्लान किया था। जिंगतियान कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है एटमॉस्फेयर रोमांटिक हो गया था इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तुम्हें हक कर लिया। उसके बाद जिंगतियान उसे सारे सर्वेंट से मिलवाता है और उनसे कहता है कि अब से आप लोग इसकी ऑर्डर मानेंगे। और वो असिस्टेंट से कहता है ये प्रेग्नेंट है इसलिए एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और एक नर्स का अरेंज करो, और वो एक बॉडीगार्ड को भी हायर करने के लिए कहता है। तो जेंग कह रही थी कि मैं खुद का प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहाँ सुनने वाला था और वो एक ड्राइवर का भी अरेंज करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वो एक डिजाइनर को भी बुलाने के लिए कहता है ताकि वो बेबी के लिए नर्सरी बना सके। जेंग उसे काम डाउन रहने के लिए कहती है और कहती है कि अभी बस 4 वीक्स से हैं। वो कहता है आज जो कुछ भी हो तुम उससे एडजस्ट हो चुकी होगी तो चलकर रेस्ट कर लो, कहकर उसे ले जाता है और फिर वो रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो जेंग फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी साइड असिस्टेंट जिंगतियान को बता रहा था कि ये रूमर्स है कि एजेंट मैं ने मैरिज कर लिया है, वो बहुत ही वेल्दी है, तो हो सकता है कि वो बॉयज को टॉय की तरह यूज कर रही हो, तो बॉयज को केयरफुल रहना चाहिए। और वो उसे एडवाइस करता है कि आपको भी केयरफुल रहना चाहिए वरना आप भी ऐसे स्कैरी वुमेन के जाल में फंस जाएंगे। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करता है कि मैंने उसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है, गॉसिप करने के लिए नहीं। अगर तुम उसे 1 मंथ के अंदर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारे 1 ईयर का बोनस डिडक्ट कर दूंगा। असिस्टेंट कहता है तो फिर ठीक है कर दीजिए,
आपने तो एक्सपीरियंस किया है कि वो कितनी रूटलेस है, मैं 1 मंथ के अंदर उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, एजेंट में मेडिकल डॉक्टर और वो हैकर, लगता है कि वो तीनों कोई कॉपरेशन रिलेशनशिप में है, या फिर हो सकता है कि वो फ्रेंड्स हो। अगर हमने इन दोनों को ढूंढ लिया तो मैं को ढूंढने के लिए भी क्लू मिल जाएगा। जिंगतियान कहता है कि इन लोगों को ढूंढना डिफिकल्ट नहीं है, तुम इन लोगों को ढूंढ लोगे। तो वो डिफिकल्ट है कहता है। वो उसे ये कहकर वहां से जाने के लिए कहता है कि मुझे इसके बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। और सोचने लगता है कि जेंग ने मिस्टर ची के लक को कैसे ठीक कर दिया, जो कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर कर सकती थी। क्या वो उससे कनेक्टेड है? नेक्स्ट सीन में जेंग को उसके पार्टनर का कॉल आता है और वो कहता है कि ये रूमर्स है, तुमने मैरिज कर लिया है। तो बताती है कि ये सच है और मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन लीक किया है। तो वो सॉफ्ट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या तुमने मैरिज कर लिया? जेंग कहती है वो पर्सन बुरा नहीं है, इसलिए मैं उसे मिलते ही मैरिज कर लिया। अगर मैं मैरिज नहीं भी करती तो पूरी लाइफ में एजेंट मैं बनकर नहीं रहती। तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है। उसे देखकर वो डर के मारे जल्दी से फोन छुपा देती है और सोचने लगती है क्या इसने सब कुछ सुन लिया। वो उसके क्लोज आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम सावर लेकर आई हो और अभी तक अपना हेयर ड्राई नहीं किया, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, कहकर वो खुद उसकी हेयर ड्राई करने लगता है। जेंग कहती है मैं खुद कर लूंगी और उसे वहाँ से भेज देती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके जाने के बाद रिलैक्स होती है कि अच्छा हुआ इसने कुछ सुना नहीं। नेक्स्ट दिन में दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो खाने पर श्रिम्प्स देकर कहता है ये तो कोल्ड होता है, क्या जेंग के लिए ये सही रहेगा? सर्वेंट कहती है उसने श्रिम्प्स को अच्छे से बॉईल कर दिया है तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। और फिर जिंगतियान जेंग के लिए श्रिम्प्स पील करता है। वो जेंग की इतनी केयर इसलिए कर रहा था क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जब से उसकी स्टेप मॉम आई है तब से वो उसे बुली करती थी और उसे अच्छे से खाना खाने को भी नहीं देती थी और पॉकेट मनी भी बहुत कम देती थी। उसकी लाइफ बहुत सैड थी, सोचकर वो उसकी इतनी केयर कर रहा था। और वो श्रिम्प्स पील करके उसे देता है तो वो खाकर कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है, कहकर खुश हो रही थी। और सोचती है कि सुई को श्रिम्प से एलर्जी है, इसलिए उसने भी बहुत टाइम से श्रिम्प्स नहीं खाया था। पर जिंगतियान सोच रहा था कि ये एक ही श्रिम्प से इतनी खुश हो गई तो पता नहीं इसकी पास्ट लाइफ कितनी मिसरेबल रही होगी। और वो उसे और श्रिम्प्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। जेंग कहती है मैं खुद पील कर सकती हूँ, पर वो उसे बस खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि वो श्रिम्प्स पील करने में एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर सर्वेंट हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद जेंग कहती है कि मेरा हो गया, तो वो कहता है कुछ फ्रूट्स भी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। जेंग ने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए वो कहती है कि मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाती, मैं बस 1 बाउल राइस खाती हूँ। पर जिंगतियान को लगता है कि शायद उसके घर वाले उसे ज्यादा खाने को नहीं देते थे और कहता है अभी तुम जेंग फैमिली में हो, इसलिए तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। ये सुनकर जेंग कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जेंग अपने फोन के चार्जर ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिल रहा था, तो वो असिस्टेंट से पूछती है क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जर होगा? असिस्टेंट बताता है कि बॉस के रूम में होगा, अब जाकर उनसे पूछ लीजिए। तो वो जिंगतियान के रूम में जाती है चार्जर लेने के लिए, तभी एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज चली जाती है और उसे कुछ ज्यादा ही टच करने लगती है। वो पूछता है कि क्या कंफर्टेबल है, तो वो एम्बैरेस होते हुए चार्जर लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर रूम लॉक हो गया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगा देती है जिससे लॉक टूट जाता है। और फिर रियलाइज करती है कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक था, मुझे इतना स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहिए था, कहीं से मुझ पर डाउट ना हो जाए। वो भी यही सोच रहा था कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक है, तो फिर इसके थोड़े से ही जोर लगाने से ये टूट कैसे गया? जेंग खुद को कवर करते हुए कहती है शायद क्वालिटी इशू होगा इसलिए टूट गया। जिंगतियांग भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, शायद क्वालिटी इशू होगा। और फिर असिस्टेंट को डोर ओपन करने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट कहता है सिक्योरिटी रूम में गलत पासवर्ड की वजह से सब कुछ लॉक हो गया है, 8 घंटे के बाद सब कुछ रिस्टार्ट होगा। और सोचता है आज आपकी वेडिंग नाइट है तो हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना चाहिए, सोचकर वहाँ से चला जाता है। 8 घंटे सुनकर जेंग कहती है क्या आज मैं तुम्हारे रूम में रहने वाली हूँ? वो कहता है तुम मुझसे डर क्यों रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जेंग कहती है क्यों ना हम बालकनी का ग्लास तोड़ दे और मैं वहाँ से निकल जाऊंगी। जिंगतियांग बताता है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुमने घर में भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया है, तुम रिच लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। वो कहता है तुमने सही कहा, और कहता है रिच लोगों को ज्यादा देर तक जगना भी पसंद नहीं है, तो चलो सोते हैं। वो पूछती है हम कैसे सोने वाले हैं? जिंगतियांग कहता है ज्यादा मत सोचो, मुझे कुछ काम करना है तो तुम बेड पर सो जाओ। जेंग हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, कहकर वो जल्दी से सो जाती है। और फिर आधी रात को जिंगतियांग देखता है कि जेंग बच्चों की तरह सो रही है, तो वो उसे कवर करने जाता है, पर वो कौन है कहकर उस पर अटैक कर देती है। और फिर जैसे ही रियलाइज होता है कि वो जिंगतियांग है तो वो उसे छोड़ देती है और सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को बीट करने ही वाली थी। जिंगतियांग उसकी मूव्स की तारीफ करता है तो वो कहती है मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी में वर्क किया था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। वो कहता है पर तुम्हारे मूव्स तो प्रोफेशनल लग रहे हैं। जेंग कहने लगती है कि मैंने कुछ सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं पूछता और उसे सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने असिस्टेंट से जेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जेंग पर डाउट हो गया है कि वो जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। और फिर तभी उन्हें चिप के बारे में कुछ न्यूज मिलता है। दूसरी साइड जेंग को भी उस चिप के बारे में पता चलता है कि उसकी ट्रांजैक्शन होने वाला है। ये जानकर वो सोचने लगती है कि वो चिप एक वायरस है और उसे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, तो अभी तक वो डिस्ट्रॉय हुआ क्यों नहीं? और फिर वो अपने पार्टनर को फोन करती है पर उसका फोन नहीं लगता, तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और कहती है मैं उस चिप को एनिमीज के हाथों में नहीं जाने दूंगी, मैं उस चिप को वापस लेकर आऊंगी, कहकर वो एजेंट बनकर
जानकर उसी लोकेशन में चली जाती है जहाँ ट्रांजेक्शन होने वाला था, पर वहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो अंदर कैसे जाएगी। वहाँ पर जिंगतियान भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो भी उस शिप को ही लेने आया था, और वो लोग भी एक प्लान बनाते हैं और अंदर जाते हैं। उसे अंदर जाते हुए जंग भी देख लेती है और सोचने लगती है कि जिंगतियान यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर कहती है मुझे अपने मिशन पर फोकस करना होगा, और फिर कैसे न कैसे करके वो भी अंदर आ जाती है और देखती है कि दो लोग उस शिप में क्या है वो देख रहे थे। दूसरी साइड जिंगतियान कमांडर के गेटअप में आकर जंग को पकड़ लेता है, तो वो कहती है हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जिंगतियान उसका फेस देखने की कोशिश करता है पर वो रोक देती है। जिंगतियान को लग रहा था कि जेंग ही उस चिप को दूसरे कंट्री को सेल कर रही है, और कहता है तुम्हें पता भी है कि उस चिप के अंदर क्या क्या है। जेंग क्लियर करती है कि वो इस चिप को सेल नहीं कर रही है, उसने तो उस चिप को अपने पार्टनर को दे दिया था और अब वो अपने पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ पर आई है इस ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए। तभी वो दोनों एक्सीडेंटली क्लोज आ जाते हैं, तो जिंगतियान जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ, तो तुम्हारा ये सेड्यूस करने का ट्रिक काम नहीं आएगा। जेंग कहती है मैं भी मैरिड हूँ और तुम जैसे लोग मेरे हस्बैंड को कंपेयर नहीं कर सकते, और कहती है जबकि हम दोनों का गोल एक ही है तो हम दोनों को साथ में मिलकर इस ट्रांजेक्शन को रोकना चाहिए। जिंगतियान भी सोचता है कि मैं अकेले तो इसमें कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, तो साथ में ही काम करना अच्छा होगा। सोचकर वो मान जाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताती है तुम सबको डिस्ट्रैक्ट करोगे और मैं चिप लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, बाहर जाने के बाद हम बात करेंगे। जिंगतियान कहता है अगर तुमने मुझसे बिट्रे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेंग कहती है अगर जल्दी से हम चिप लेकर यहाँ से नहीं गए तो हम बहुत बुरी मौत मरेंगे। तो वहाँ से जाता है और सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी अलार्म चला देता है। इससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो बिजनेसमैन उस हुडी वाले को अपना काम करने को कहकर वो चेक करने के लिए चला जाता है। तभी जंग पीछे से आकर उस हुडी वाले को बेहोश कर देती है और वो चिप ले लेती है और सोचती है कि ये चिप तुम्हारे पास कैसे आया, तुम हो कौन। सोचकर वो उसका फेस देखने वाली थी, पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और वो चिप मांगता है। वो कहती है पहले मुझे अपने पार्टनर को ढूंढना है, तो वो कहता है तुम मरना चाहती हो क्या, कहकर उस पर अटैक कर देता है और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। इसी बीच जंग अपना हेयर ट्राई करती है, तभी वो हुडी वाला बंदा होश में आ जाता है और हेल्प के लिए बुलाता है, तो सब लोग वहाँ जाते हैं। जंग कहती है अब अच्छा हुआ, अब यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते। जिंगतियान कहता है तुम ज्यादा बात मत करो, इन्हें हैंडल करो, और फिर दोनों साथ में मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं। तब तक वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है और जिंगतियान पर गोली चला देता है, और जंग बीच में आकर उसे सेव कर लेती है और गोली उसे लग जाती है। तो जिंगतियान उसे उन लोगों से बचाकर बाहर लेकर आता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहती है हम दोनों ने कॉपरेशन किया था और अब तुम मेरे पार्टनर हो और मैं अपने पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। जिंगतियान कहता है तुम पागल हो, कहकर उसका फेस देखने वाला था, पर वो रोक देती है और कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे क्लोज आओ, मैं मास्क हटा दूंगी। वो ऐसा ही करता है पर वो उस पर एक पाउडर फेंक देती है। तभी जिंगतियान को पता चलता है कि वो हट नहीं हुई है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। वो बताती है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए उसने उसके बदले का गोली खा लिया ताकि वो कह सके कि वो उसकी सेवियर है। वो बेहोश हो जाता है, तो जेंग उसका फेस देखने वाली थी कि वो कौन है। तभी वहाँ पर भागते हुए उसका पार्टनर आ जाता है, तो वो उसका फेस नहीं देख पाती। वो कहता है इन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ रखा था और वो चिप भी ले लिया, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आकर ये सब कुछ हंगामा किया, तभी मुझे मौका मिला और मैं भागकर यहाँ आ गया। और फिर वो चिप के बारे में पूछता है, तो जेंग बताती है कि वो उसके पास है। ये जानकर वो खुश होकर वो चिप ले लेता है और फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जिंगतियान का असिस्टेंट आता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जंग उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि इस चिप में है क्या। तो बताता है कि पहले तो उसे लगा था कि इसमें वायरस है, पर बाद में उसे पता चला कि इसमें कुछ सेंसिटिव फोटोज हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसे अपने पास रखना चाहता है। ये सुनकर जंग हैरान हो जाती है कि बस कुछ फोटोज हैं। उसका पार्टनर कहता है हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और पूछता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है ना। जंग हाँ कहती है, तो वो पूछता है क्या सच में तुम मेरे साथ वापस नहीं जाने वाली। जंग मना करते हुए कहती है कि मैंने फाइनली अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है, तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो उसे अपनी ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि जिंगतियान के लोग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड असिस्टेंट जिंगतियान से कह रहा था कि क्या सच में मेरे को नहीं पता उस शिप के अंदर क्या है, और उसने जो पलक झपकते ही किसी को मार सकती है उसने आपकी जान बचाई। जिंगतियान मैं पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिट्रे करने की। उसने न सिर्फ चिप को चुरा लिया बल्कि उसने मेरे साथ बिट्रे भी किया, और वो असिस्टेंट से और ज्यादा लोग भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपने उसमें कोई स्पेशल चीज नोटिस की है, जैसे कोई मार्क या फिर कोई हैबिट। तभी वहाँ पर जंग ये कहते हुए आ रही थी कि बाहर बहुत गर्मी है और वो अपने हेयर को टाई करने लगती है। ये देखकर जिंगतियान याद करता है कि एजेंट मैंने भी ऐसे ही हेयर टाई किया था, और वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे डरा दिया, और पूछती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिंगतियान उसे देखकर सोचती है कि ये थोड़ी थोड़ी मैं की तरह दिखती है, और लास्ट टाइम जब हमने चिप को खो दिया था तभी मैं इससे मिला था, तो क्या जंग ही में है। जंग भी सोच रही थी क्या इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, पर मैं तो हमेशा उस बिग डेविल के साथ थी, और वो भी उस पर डाउट करने लगती है। और फिर दोनों साथ में ही पूछते हैं क्या तुम कंसुलेट एरिया गई थी। ये सुनते ही जिंगतियान उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, सच बताओ कि तुम कौन हो। जंग भी घबराने लगती है कि उसके मुंह से गलती से निकल गया
और वो कवर अप करने के लिए कहती है इसके बारे में किसको नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा न्यूज है, सबको पता है इसके बारे में। और पूछती है स्पेशली तुम्हारे जैसे स्टेटस के पर्सन को ये कैसे नहीं पता। असिस्टेंट भी उसे बताता है कि हाँ ये बहुत बड़ा न्यूज है। तो जिंगत्यान सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, जेंग में कैसे हो सकती है, ये तो एक ऑर्डिनरी सी पर्सन है। और फिर जेंग पूछती है कि अब बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे। वो बताता है कि बिजनेस कॉपरेशन के सिलसिले में गया था। तो वो भी सोचती है कि जिंगत्यान जैसे बिजनेस टाइकून वो बिग डेवल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और वो जिंगत्यान की केयर करते हुए कहती है कि मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना, क्या तुम ठीक हो। पर वो तो उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। वो कहती है कि अभी तक उस बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो, उस बात को तो अभी 1 महीना हो गया है। और कहती है मैंने सुना है कि असिस्टेंट मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा है, वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो जेंग शॉक्ड हो जाती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही स्कैम हो रहे हैं और सोचती है कि जिंगत्यान मिरेकल डॉक्टर को क्यों ढूंढ रहा है। और सुई से पूछती है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि मैं जिंगत्यान की फियांसे हूँ। तो वो कहता है सोच समझ कर बोलो, अब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर सुई जिंगत्यान से माफी मांग रही थी कि उसने उसे ड्रग दिया था। और जेंग को भी पता चल जाता है कि 1 महीने पहले सुई ने ही ड्रग दिया था। तो वो कहती है तुम बहुत इंप्रेसिव हो। तो जिंगत्यान उसे कहता है कि तुम्हारे ये सब कुछ करने की वजह से मैंने तुम्हें अब्रॉड भेज दिया था, तो फिर तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ वापस क्यों आई। सुई कहती है तुम्हारी मैरिज की बात सुनकर मैं अब्रॉड में कैसे रह सकती थी, मुझे पता है कि तुम मुझे पनिश करने के लिए फ्लैश मैरिज किए हो ना। जिंगत्यान जेंग को क्लियर करने वाला था पर वो कहती है तुम दोनों आपस में बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सुई कहने लगती है ये लड़की बिल्कुल भी तुम्हारी वर्दी नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग गॉसिप करते हैं। और वो उसे स्टडी रूम में चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे कुछ पूछ सके। वो तो खुश होकर जाती है पर वो उसे ये पूछता है कि अगर तुम मेडिकल डॉक्टर हो तो मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। वो कहती है कि हमारी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री रही है और मैंने भी बचपन से मेडिकल की स्टडी की थी और मेडिकल डॉक्टर बन गई, पर वो बहुत ही सेंसिटिव है इसलिए मैं इस आइडेंटिटी को छुपा कर रखती हूँ। जिंगत्यान पूछता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम अब क्यों अपीयर हो गई। सुई कहती है तुम्हारी वजह से तुम मेडिकल डॉक्टर को हर जगह ढूंढ रहे थे, अगर मैं आप सामने नहीं आती तो ये बहुत गलत होता। असल में सुई को उसके डैड ने ये सब कुछ बताया है इसलिए वो जिंगत्यान के क्लोज आने के लिए झूठ बोल रही है और इनकी ये सारी बातें जेंग छुप कर सुन रही थी। जिंगत्यान पूछता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें तो मैं के बारे में पता होगा। सुई को तो उस बारे में पता नहीं होता और वो सोचती है कि लगता है जिंगत्यान के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और बताती है कि कुछ दिन पहले ही तो वो उससे मिली थी। वो बता रही थी कि वो अकेला रहना चाहती है इसलिए वो कुछ दिनों के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। वो ऐसी पर्सन है जो खुद दूसरों को कांटेक्ट करती है, उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए जब वो मुझसे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सारी बातें जेंग भी सुन रही थी और सोचती है कि जिंगत्यान पहले मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ रहा था और अब मैं को भी ढूंढ रहा है और उसे आज मैंने कंसुलेट एरिया में भी देखा है। और वो डिसाइड करती है कि वो अपने मिस्टीरियस हस्बैंड के बारे में पता लगाएगी और सोचती है कि सुई ने उसकी मेडिकल डॉक्टर की आइडेंटिटी ली है, इससे जिंगत्यान थोड़ा मिसलीड हो जाएगा और उसे वक्त मिल जाएगा उसे इन्वेस्टिगेट करने का। जिंगत्यान सुई से कहता है आज तुमने जो कुछ भी कहा अगर वो सच नहीं हुआ तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। सुई कहती है मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, जब नेक्स्ट टाइम मैं अपीयर होगी तब तुम्हें मेरी ट्रू फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। और कहती है कि मैं यहाँ सीक्रेटली आ गई हूँ, मेरे डैड को भी नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो मान जाता है कि जब तक मैं नहीं मिल जाती तुम यहाँ रुक सकती हो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। और फिर सुई यहाँ से चली जाती है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जेंग सोच रही थी कि जिंगत्यान असल में है कौन और वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मैंने तो उसे ऑफेंड भी नहीं किया। तभी यहाँ पर जिंगत्यान आता है तो वो पूछती है क्या मैं सुई चली गई। जिंगत्यान कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चली जाए और वो बताता है कि वो इसी घर में रहेगी, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा, हम दोनों की अच्छी बनेगी। जिंगत्यान कहता है तुम बहुत जेनरियस हो और उसे खाने पर चलने के लिए कहता है। इससे जेंग सोचती है कि मैन कितना मूडी है। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे थे तो जिंगत्यान श्रिम्प स्पिल करके जेंग को देता है। ये देखकर सुई जलीस होते हुए कहती है ब्रदर जिंगत्यान तुम तो दिन भर कितने बिजी रहते हो, अगर तुम जेंग की केयर नहीं करोगे तो भी चलेगा पर उसे तो तुम्हारी केयर करनी चाहिए, कहकर उसकी बुराई कर रही थी। और जिंगत्यान को खाना सर्व करती है तो जेंग कहती है अगर तुम मैन को सर्व करना चाहती हो तो तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और खाना खाने के बाद कहती है मेरा हो गया मैं चलती हूँ। और सुई से कहती है तुम अपने ब्रदर जिंगत्यान को सर्व करती रहो, कहकर वहाँ से चली जाती है। सुई फिर से जेंग की बुराई करने लगती है और जिंगत्यान को सर्व कर रही थी तो वो मना करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड जेंग हैकर काइट बनकर जिंगत्यान के ऑफिस के सिस्टम को हैक कर लेती है ताकि वो जिंगत्यान के बारे में पता लगा सके। जिंगत्यान के एम्प्लॉइज भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो वो खुद इसे हैंडल करने लगता है। जेंग को भी पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा चेंज हो गया है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा था। ये देखकर जेंग भी इम्प्रेस हो जाती है और उसे चैट करने लगती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि वो हैकर टी है। ये जानकर जेंग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हैकर टी हैकर के लिस्ट पर नंबर 3 के पोजीशन पर आता है और कहती है क्या तुम सेंग ग्रुप के लिए काम करते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे पर्सन रिच लोगों के सामने झुक जाएगा। जिंगत्यान को लगता है कि मैंने उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है इसलिए वो काइट को कहकर उसे इन्वेस्टिगेट करा रही है और जेंग से पूछता है कि तुमने सेंग फैमिली की कंप्यूटर को क्यों हैक किया है और अपने एम्प्लॉय से आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए कहता है। जेंग कहती है मैं बोर हो रही थी इसलिए किया। तो वो कहता है कहीं और जाकर करो। सेंग फैमिली की नेटवर्क
नेटवर्क सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर पाओगी। इससे जंग गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, कहकर वो उससे कम्पीट करने लगती है और दोनों के बीच ड्रॉ हो जाता है। और फिर जिंगतन अपने एम्प्लॉय से कहता है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है तो हमें अपनी सिक्योरिटी और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और आईपी एड्रेस टेस्ट करके उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जंग हैकर टी पर गुस्सा कर रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मैच होने की। तभी वहाँ पर जिंगतन आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तो वो कहती है ऑनलाइन मेरा किसी से आर्गुमेंट हो गया। वो कहता है ऑनलाइन पागल लोग होते हैं, तुम उनकी बात को सीरियस मत लो। जंग कहती है पर उसने मेरे स्किल पर डाउट किया। तो वो कहता है ठीक है बताओ कौन सा गेम है, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगा। वो कहती है मैं खुद रिवेंज लूंगी, ऑनलाइन जाकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और फिर एक दिन वो मेरी तारीफ करेगा। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जिंगतियान को बताता है कि आईपी एड्रेस इसी विला का शो कर रहा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और याद करने लगता है कि जंग का भी आज ऑनलाइन किसी से आर्गुमेंट हुआ है, कहीं वही तो नहीं, कहकर उसके रूम में जाने लगता है। दूसरी साइड जंग हैकर टी का आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो और फिर उसके क्लोज जाकर लैपटॉप देखता है जिसमें उसी के ही इंटरव्यू के वीडियो चल रहे थे। तो वो पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। जंग कहती है मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ इसलिए ये सब देख रही थी। जिंगतियान कहता है मैं पर्सनली तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो, इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर उसे छोड़ देता है। तो वो पूछती है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो जिंगतियान बहाने बनाने लगता है कि सर्वेंट पूछ रही थी तुम कल खाने में क्या खाने वाली हो। जंग कहती है पर वो तो मुझसे डिस्कस करके पहले ही मेन्यू बना चुकी है। तो वो कहता है लगता है वो कंफ्यूज हो गई होगी, बहुत लेट हो गया है, तुम रेस्ट करो मैं चलता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जंग रिलैक्स होती है कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी से चेंज कर दिया था, अच्छा हुआ कि मैं बाद में बाहर जाकर पता लगा लूंगी। जिंगतियान सोच रहा था कि सच में जंग काइट नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसके अलावा और कौन हो सकता है इस घर में। वो ये सब सोचते सोचते फ्रेशन अप होने चला जाता है। तभी वहाँ पर सुई उसे ढूंढते ढूंढते आती है और उसके कंप्यूटर के पास जाती है। तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को टच करने की। वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हारे लैपटॉप को ऑन देखा इसलिए उसे स्विच ऑफ करने आ गई। तो जिंगतियान उस पर डाउट करने लगता है क्या ये काइट हो सकती है और फिर सुई उसके क्लोज रहने के लिए नाटक करने लगती है कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो। पर वो उसे जाने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम्हें नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, जाकर स्लीपिंग स्पिल लेकर सो जाओ। पर वो नहीं जाती और उसे हक लेती है और कहती है हम एक साथ बड़े हुए हैं और 3 साल एंगेज थे, फिर भी तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। जिंगतियान उसे छोड़ने के लिए कह रहा था वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा, फिर भी वो नहीं छोड़ रही थी। तभी वहाँ पर जंग आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से में कहती है शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, कहकर वहाँ से जाने लगती है। जिंगतियान उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा देख रही हो वैसा नहीं है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है तुम जो कुछ भी कर रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जिंगतियान सुई पर गुस्सा करता है कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी साइड जंग जिंगतियान पर गुस्सा कर रही थी कि एक तरफ तो वो मुझसे फ्लर्ट करता है और दूसरी साइड किसी और को हक कर रहा था, स्कम्बैग कहीं का। तभी वहाँ पर जिंगतियान एक्सप्लेन करने आता है और डोर ओपन करने के लिए कहता है, पर वो ओपन नहीं करती और कहती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सुई तुम्हारी फियांसे है और हमारी मैरिज तो फेक है, तुम कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगतियान पूछता है क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हाँ कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जिंगतियान सच में वहाँ से चला जाता है। जंग कंफर्म करने के लिए डोर ओपन करके देखती है पर वो चला गया था। इससे वो और भी गुस्सा होने लगती है कि थोड़ा देर और नहीं रुक सकता था। और फिर देखती है कि हैकर टी ने उसे मैसेज किया था कि तुम मेरा आईपी एड्रेस कभी ट्रेस नहीं कर पाओगी और उसे मिलने के लिए बोलता है क्या तुम उसे मिलने से डरती हो। तो जंग भी गुस्से में हाँ बोल देती है कि तुमसे मिलने से कौन डरता है। और वो बताती है कि कल हम इवनिंग में एक कैफे में मिलेंगे और वो एक दूसरे को पहचानने के लिए साथ में एक डॉल लेकर आने के लिए कहती है। जिंगतियान सोच रहा था कि कल सब कुछ पता चल जाएगा कि असल में काइट है कौन, जंग या फिर सुई, और फिर काइट के हेल्प से मैं को ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जिंगतियान जंग से पूछता है कि तुम इतना रूड क्यों हो, पर वो कुछ नहीं कह रही थी। तो सुई कहती है ब्रदर जिंगतियान तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो वो दोनों ही उसे देखने लगते हैं तो उसे चुप होना पड़ता है। और फिर जिंगतियान उसे फूड सर्व कर रहा था तो वो वापस कर देती है और कहती है कि मेरा हो गया, कहकर वहाँ से जा रही थी। वो उसे रोकर पूछता है कि क्या आज तुम आफ्टरनून में फ्री हो, पर जंग को लगता है कि वो किसी के साथ खाने पर जाने वाला है, इसलिए वो गुस्से में कहती है नहीं मैं बिजी हूँ, मेरे एक फ्रेंड के साथ कुछ प्लान्स हैं। जिंगतियान पूछता है कि तुम किससे मिलने जाने वाली हो, तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सुई खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ काम है क्या, मैं फ्री हूँ तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो वो कहता है क्या सच में, अगर ऐसी ही बात है तो तुम घर में रहकर रेस्ट करो, और उसे वार्न करके चला जाता है कि तुम मेरे रूम में घुसना मत। नेक्स्ट सीन में जिंगतियान काइट ने जैसा डॉल बोला था वैसा डॉल लेकर कैफे गया था उससे मिलने के लिए, और उस डॉल को देखकर वहाँ के लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो थोड़ा फनी दिख रहा था। जिंगतियान भी सोच रहा था कि ऐसे अगली चीज उस काइट को कैसे पसंद आ सकता है। तभी वहाँ पर जंग आती है और वो जिंगतियान को देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर उसके पास वो डॉल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि टी और कोई नहीं बल्कि जिंगतियान ही
नहीं है और सोचती है अगर इसे पता चल गया कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जिंगतियान के देखने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाती है और जिंगतियान को बस उसका डॉल ही मिलता है और उसे पता चल जाता है कि काइट यहाँ पर आई थी। और फिर वो एक स्टाफ से कहकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है पर उसमें कोई वीडियो नहीं होता। तो वो सोचता है मैं भी कैसे भूल गया कि वो एक हैकर है, वो अपने पीछे ऐसी कोई भी चीज छोड़कर नहीं जा सकती जिससे मुझे उसके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट सीन में जेंग उन वीडियोस को डिलीट कर रही थी और सोचती है कि इसका मतलब हैकर टी और कोई नहीं बल्कि जियांग ही है और वो उसमें और इंटरेस्टेड होने लगती है। उसके बाद जेंग बहुत सारी शॉपिंग बैग लेकर घर वापस आती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो पूरा इवनिंग शॉपिंग कर रही थी और जिंगतियान के पूछने पर भी वो यही बताती है। जिंगतियान कहता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे मूड में हो, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? जेंग कहती है मेरा हस्बैंड इतना अमेजिंग है तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूंगी? और सोचती है अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी बिलीव ही नहीं कर पाती कि तुम ही टी हो। जिंगतियान पूछता है तो बताओ मुझ में क्या अमेजिंग वाली बात है? तो बताने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो, रिच हो और काइंड हो। इतने में वहाँ पर सुई आती है तो जिंगतियान पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? वो बताती है कि मेरे कंट्री वापस आने का डैड को पता चल गया इसलिए मैं उनसे बात करने घर गई थी। तभी जिंगतियान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कंफर्म करता है कि जेंग पूरे दोपहर मॉल में शॉपिंग कर रही थी और सुई उसके घर पर थी। ये सुनकर जिंगतियान थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसे इस बार भी कुछ पता नहीं चला। जेंग कहती है अगर कोई काम नहीं है तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है आइडेंटिटी हाइड करने में मैं माहिर हूँ, इसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद जेंग को उसके पार्टनर का फोन आता है और वो बताता है कि कोई तुम्हारी मेडिकल डॉक्टर की आइडेंटिटी लेकर मेडिकल कॉन्फ्रेंस कर रही है। तब वो न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि सुई मेडिकल डॉक्टर की आइडेंटिटी लेकर एक मेडिसिन लॉन्च कर रही है। ये देखकर वो सोचती है मैं इस मेडिसिन पर वर्क तो कर रही हूँ पर मैं अभी तक इसमें सक्सेस नहीं हुई, तो फिर इसे फिनिक्स प्रोडक्ट कहाँ से मिल गया? मुझे जाकर देखना होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रही है। और फिर वो वहाँ जाती है। वहाँ पर सुई जो भी बोल रही थी लोग उस पर बिलीव कर रहे थे कि मेडिकल डॉक्टर ने इस मेडिसिन को डेवलप किया है तो जरूर रिलायबल ही होगा। ये सुनकर जंग स्माइल करने लगती है तो वो पूछते हैं तुम हंस क्यों रही हो? तुम तो यू फैमिली की हो ना? यू फैमिली और ये फैमिली कॉम्पिटिटर है इसलिए तुम ये फैमिली को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाई और ट्रबल क्रिएट करने आ गई। जंग कहती है मेडिकल डॉक्टर ने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया तो आप लोग इसकी बातों पर कैसे बिलीव कर सकते हो सकता है कि आपको धोखा दे रही हो। पर वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं हम तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो। फिर भी जंग सुई की बातों पर ऑब्जेक्शन करती है तो लोग उसे ही बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम एक कॉम्पिटिटर हो और यहाँ आकर ऑब्जेक्शन कर रही हो। पर वो उन्हें इग्नोर करके सुई के पास चली जाती है और पूछती है कि क्या ये मेडिसिन मेडिकल टेस्टेड है? अगर है तो उसका डाटा दिखाओ। तो सुई कहने लगती है तुम एक कॉम्पिटिटर हो और तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि यहाँ आकर ऑब्जेक्शन करके ट्रबल क्रिएट करो। जंग कहती है मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ये पेशेंट की बात है। अगर मेडिसिन में कुछ इश्यू होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसका क्लिनिकल डाटा नहीं है तो ये मार्केट में नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ पर सुई के डैड आते हैं और कहते हैं मैं भी देखती हूँ कि कौन इसे रोकता है और सभी से कहने लगता है कि आप लोगों को मेरी डॉटर की मेडिकल डॉक्टर की स्किल के बारे में पता है, अगर उसने कोई मेडिसिन डेवलप किया है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। और जंग को कहने लगता है कि ये यू फैमिली की सक्सेसर है इसलिए ये लड़की ये फैमिली की सक्सेस को देखकर जलीस होकर आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है। जंग कहती है पेशेंट की लाइफ की बात है, अगर मेडिसिन में कुछ इशू होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सोचती है आप लोग मेरे नाम पर मेडिसिन सेल कर रहे हो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे। और कहती है मैं यहाँ पर सबको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। अगर आपके पास इस मेडिसिन की क्लिनिकल डाटा है तो सबको दिखा दीजिए। वहाँ पर जो भी लोग थे वो लोग भी कहने लगते हैं कि आप जल्दी से क्लिनिकल डाटा दिखा दीजिए और इस लड़की को चुप करवा दीजिए। तो बताता है कि मैंने इस मेडिसिन को प्राइवेटली सेल किया था और इस मेडिसिन ने अच्छे से काम किया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं उन पेशेंट को बुला देता हूँ, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। जंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि बिना क्लिनिकल टेस्ट के आप इस मेडिसिन को प्राइवेटली कैसे सेल कर सकते हैं? आप पैसा कमाने के लिए पेशेंट के लाइफ के साथ खेल रहे थे। पर वो पेशेंट उसे शांत कराते हैं और पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कि वो इस मेडिसिन की वजह से बेटर फील कर रहे हैं। और फिर सुई के डैड सबको कहने लगते हैं कि आप लोगों ने जैसे सुना कि ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप लोग अगर उसे बाय करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो सब लोग उसकी बातों में आकर बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करने लगते हैं। जियांग उन्हें समझाती है कि अगर मेडिसिन में कुछ इशू होगा तो ना सिर्फ पेशेंट सफर करेंगे बल्कि आप लोग भी लीगल रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे सुई के डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और ट्रबल क्रिएट करने की, कहकर उसे वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। तभी यहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ। उसे कॉन्टैक्ट करता है। जंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं अपनी वाइफ को अकेले कैसे छोड़ सकता था। और वो सुई के डैड से कहता है कि अगर तुमने ये मेडिसिन सेल करने से बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर दूंगा। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा मत करो, हम तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर वो नहीं मान रहा था। तो डैड को मजबूरन ये मेडिसिन सेल करने से रोकना पड़ता है। ये जानकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की है कौन जिसकी वजह से ये फैमिली को पीछे हटना पड़ा और सबको लगने लगता है कि सुई फेक मेडिकल डॉक्टर है। तभी जंग सोचती है मैं अपनी मेडिकल डॉक्टर की रेपुटेशन को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती और ना ही मैं अभी सुई को एक्सपोज कर सकती हूँ कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। और सबको कहने लगती है कि इसमें मेडिकल डॉक्टर की कोई गलती
होती नहीं थी, इस मेडिसिन के ड्रग में ही कुछ इशू था। और सुई से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस इस मेडिसिन की क्लिनिकल डाटा चाहती थी, वरना मैं मेडिकल डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो भी प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि हमारे पास इसका क्लिनिकल डाटा था पर वो हमसे खो गया, और सभी को कहती है कि हम आप सभी को एक सेटिस्फाइंग आंसर दे देंगे। नेक्स्ट सीन में सियू जंग पर गुस्सा कर रही थी और कहती है कि वो जिंगतियान की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट क्या हो गई, उसका फायदा उठाकर आज उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम पहले से ही उसमें सक्सेस हो जाती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और फिर सुई को आइडिया आता है कि अगर हम सेंग फैमिली की ओल्ड मास्टर को बता दें कि जिंगतियान ने कंट्री साइड की गर्ल से मैरिज किया है तो वो जरूर जंग को जिंगतियान के लाइफ से बाहर कर देंगे। उसके डैड भी इस पर एग्री करते हैं और उसे कहते हैं कि मौका देखकर जिंगतियान की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाना, उसके बाद सेंग फैमिली का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी साइड जंग ड्रिंक कर रही थी, तभी जिंगतियान उसे देख लेता है और सोचता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, काइट का या फिर मिरेकल डॉक्टर का। और फिर उसके पास जाकर उसे डांटने लगता है कि तुम प्रेगनेंसी में ड्रिंक कैसे कर सकती हो, कल से तुम्हारे लिए 2 मेड को हायर करूंगा जो बेबी का ख्याल रखेंगे। तो बताती है कि ये अल्कोहल नहीं है, योगर्ट है, मैंने एम्प्टी बियर बोतल में योगर्ट रख दिया था ड्रिंक करने के लिए, अगर बिलीव नहीं है तो स्मेल करके देख लो, मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते। जिंगतियान कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, सैड होकर ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। जैंग पहले तो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी और फिर बताती है कि आज उसका बर्थडे है। उसके मॉम के डेथ के बाद वो बहुत ही लोनली फील करती है और उसे उसके डैड का प्यार कभी नहीं मिला। वो कहता है तुम भूल गई हो क्या, तुम मैरिड हो और प्रेग्नेंट भी, ये घर तुम्हारा भी है। तो वो कहती है पर हमारा मैरिज तो फेक है। जिंगतियान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगा। जंग पूछती है क्या सच में, वो हाँ कहता है और कहता है ज्यादा योगर्ट ड्रिंक करना भी अच्छा नहीं है, चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर दोनों खाना खाने जाते हैं तो जंग देखती है कि जिंगतियान ने उसके लिए अच्छे से डिनर प्रिपेयर किया है और उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है। तो वो पूछती है क्या तुम्हें पता था कि आज मेरा बर्थडे है, वो हाँ कहता है। और फिर दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जंग उसे अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर सोचती है जब इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा क्या तभी ये मेरे साथ इतना ही काइंड रहेगा। जिंगतियान पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो खाना खाने लगती है। तभी उसके फेस पर सॉस लग गया था तो जिंगतियान उसे साफ कर देता है। इसी बीच दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। इतने में वहाँ पर जिंगतियान के ग्रैंडपा आ जाते हैं और जिंगतियान को डांटने लगते हैं कि तुमने मैरिज कर लिया, इतनी बड़ी बात मुझे बताया नहीं, मुझे रिपोर्टर्स से पता चला, वरना तुम कब तक मुझे छुपाने वाले थे। जिंगतियान माफी मांगते हुए कहता है कि मैं रिसेंटली बहुत बिजी था इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, और वो जंग से मिलवाता है कि वो उसकी वाइफ है। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल एक ही जैसे हो, पता नहीं कैसे कैसे वुमेन को घर लेकर आ जाते हो। ये सारी चीज सुई देख रही थी और खुश हो रही थी। जंग सोचती है ये ग्रैंडपा जिंगतियान के मॉम के बारे में इतना हार्श वार क्यों बोल रहे हैं, और वो भी उनसे बदतमीजी से बात करने लगती है कि कैसे कैसे रिलेटिव्स हैं तुम्हारे। वो और भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जंग कहती है मुझे पता है कि आप जिंगतियान के ग्रैंडपा हो, अगर आप मुझे देखते ही इस तरीके से बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं अगर मैंने हाँ नहीं कहा तो तुम सेंग फैमिली में एंटर नहीं कर सकती। तो वो कहती है अगर लॉ के हिसाब से दोनों पार्टी रेडी है तो वो दोनों मैरिज कर सकते हैं, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा जिंगतियान से कहने लगते हैं कि तुमने ऐसी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढा है मेरे लिए। जिंगतियान भी कहता है कि आप माने या ना माने अब ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने दिनों से मैं यही तो चाहता था, अब फाइनली ये सच होने वाला है। और वो खुश हो जाते हैं और जैंग को गोल्डन ब्लैक कार्ड देते हैं जिसमें अनलिमिटेड पैसा होता है। तो वो सोचती है पहले तो ये इतना गुस्सा कर रहे थे और अब ये पैसे दे रहे हैं, पता नहीं इस फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं। जंग तो लेने से मना कर रही थी पर जिंगतियान उसे दे देता है और कहता है कि ग्रैंडपा दे रहे हैं तो रख लो। ग्रैंडपा उसे रेस्ट करने के लिए कहकर जा रहे थे। जाते जाते जिंगतियान से कहते हैं कि मैं मदर एंड बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ और उसके ब्रांड के लिए तुम्हारे बेबी का नाम यूज करूंगा। ये सुनकर जंग खुश हो जाती है कि वो बेबी को पेम्पर कर रहे हैं और सोचती है मुझे लगा नहीं था कि वो इतना कुछ करेंगे। उसके बाद जंग जिंगतियान को वो कार्ड वापस कर रही थी तो मना करते हुए कहता है ग्रैंडपा ने पहले ही अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम सेंग फैमिली के 3% शेयर कर दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कितना कुछ देते हैं, वो बस थोड़ा सा ही होगा। ये सब देखकर सुई गुस्सा कर रही थी कि इस जंग ने उस ओल्ड मैन को भी हैंडल कर लिया, पर कोई बात नहीं, जिंगतियान बस मेरा है, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगी। जंग जैसे ही अपने रूम में जाती है तो देखती है कि सर्वेंट्स उसके सामान पैक कर रहे हैं और उसके पूछने पर बताते हैं कि आप और मास्टर कितने दिनों से मैरिड हो, ऐसे में आप दोनों का अलग अलग रहना अप्रोप्रिएट नहीं है, और वैसे भी आज आपका बर्थडे है, इस बात का फायदा उठाकर आप मास्टर के रूम में मूव हो जाओ। जैंग कह रही थी इसमें इनअप्रोप्रिएट क्या है, पहले जैसा ही तो सब कुछ है। इतने में वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, अंदर से तो तुम खुश हो रही होगी। वो कहती है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हारे विंकल हो गए हैं। सुई गुस्सा हो जाती है और कहती है सेंग फैमिली के लिए मैं ही परफेक्ट डॉटर इन लॉ हूँ, तुम नहीं, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा और जिंगतियान का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। जैंग उसे जेलिस करने के लिए कहती है मैं और जिंगतियान अभी लीगली मैरिड हैं और हमारा बेबी भी होने वाला है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और वो सर्वेंट को अपना सामान जिंगतियान के
रूम में शिफ्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और सुई बस गुस्सा करती रह जाती है। जंग जैसे ही जिंगतियान के रूम में जाती है तो खुद पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने ये सुई के चक्कर में क्या कर दिया, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, जिंगतियान के आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर जा रही थी। तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जंग कहने लगती है ये सर्वेंट का आइडिया था, उसने मुझे यहाँ मूव होने के लिए इंसिस्ट किया था, पर मैं रेस्टलेस स्लीपर हूँ तो शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगी, तो मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए कहकर जा रही थी। पर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही सर्वेंट को कहा था तुम्हें यहाँ मूव करवाने के लिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो नॉर्मली साथ में रह सकते हैं। और उसे मनाने लगता है कि क्या तुम नहीं चाहती सुई का मुंह बंद करवाने की, वो हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो वो चुप हो जाएगी। जंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है। जिंगतियान कहता है डोंट वरी, मैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं करूंगा। वो प्रिटेंड करने लगती है कि उसे नींद आ रही है और वो पूछती है कि तुम पहले सवाल लेना चाह रही हो या मैं, तो वो उसे भेज देता है और खुश हो रहा था। नेक्स्ट डे जंग कहीं जा रही थी, तभी कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे पर उसे पता चल जाता है और फिर जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं तो पहले कंफर्म करती है कि वो लोग उसे पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है। और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि वो ये सब पैसा लूटने के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है और सबको मार गिराती है। उसके बाद जंग पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है, तो वो डर के मारे बता देते हैं कि हमें सुई ने भेजा था तुम्हें लेसन सिखाने के लिए, और कहा है कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो बेबी को अवॉइड करवा दो। ये सुनकर वो सुई पर गुस्सा करने लगती है तो वो गुंडे उसे छोड़ देने के लिए कह रहे थे कि हमने तो बस थोड़े से पैसों के लिए ये सब किया था, तो वो उन्हें जाने देती है और कहती है अगली बार से अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो जैसे ही घर जाती है तो वो जिंगतियान और असिस्टेंट को बात करते हुए सुनती है। उन दोनों को सुई पर डाउट हो गया है कि वो मिरेकल डॉक्टर है भी या नहीं। ये जानकर जंग सोचने लगती है फाइनली उसे रियलाइज तो हुआ, पर मैं इतनी जल्दी सुई को एक्सपोज नहीं कर सकती कहकर वो सुई के पास जाती है। सुई उसे सही सलामत देकर घबरा जाती है और पूछती है तुम हर्ट नहीं हुई, तो वो कहती है क्यों, तुम चाहती थी कि मैं इंजर्ड हो जाऊं। सुई कहती है ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी। जंग कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें रिपेयर करना चाहिए कहकर वो बता देती है कि जिंगतियान को तुम्हारे मिरेकल डॉक्टर के आइडेंटिटी पर डाउट हो गया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है तुम्हें पता है कि अगर जिंगतियान को पता चल गया तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में तो क्या होगा, और वो एक मेडिसिन का फॉर्मूला देती है जो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही बना सकती थी, और कहती है अगर ये तुम्हारे पास होगा तो वो तुम पर डाउट नहीं करेगा। सुई पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो वो कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाली हो, और उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि मैंने उन गुंडों से पहले ही डील कर लिया है तो तुम उनका वेट मत करना। और फिर सुई की चिक्स पर इचिंग होने लगती है। असल में जंग ने उसके गाल पर कुछ लगा दिया था और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुई जिंगतियान के बुलाने पर उससे मिलने चाहती है तो वो पूछता है कि तुम्हारे चिक्स पर क्या हुआ। वो बताती है कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है इसलिए एलर्जी हो गया है। जिंगतियान कहता है तुम मिरेकल डॉक्टर हो और छोटी सी एलर्जी ठीक नहीं कर पा रही हो। वो कहती है मैं आसानी से इसे हैंडल कर सकती हूँ पर इसे रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर जिंगतियान पूछता है क्या मैंने तुम्हें कोई न्यूज़ सेंड नहीं किया, और फिर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पर वो कहने लगती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। वो कहता है ठीक है अभी तुम मैं से कांटेक्ट करके देखो तभी मैं मानूंगा। सुई कहती है उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक और तरीका है प्रूव करने का कहकर वो फार्मूला उसे देते हुए कहती है ये उसी मेडिसिन का फार्मूला है जो इस वर्ल्ड में सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही बना सकती है और कोई भी नहीं। अगर बिलीव नहीं है तो खुद ही चेक कर लेना। तो वो कहता है ठीक है मैं लास्ट टाइम तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये सब जंग भी सुन रही थी और खुश हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही जिंगतियान उसे नहीं ढूंढेगा, पर जल्द से जल्द उसे पता लगाना होगा कि जिंगतियान का मकसद क्या है। उसके बाद सुई सोच रही थी कि जंग ने उसे मिरेकल डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन दी है, इसका मतलब वो इतनी सिंपल नहीं है। वैसे भी अब उसे मेरे फेक होने के बारे में पता है, वो कभी भी मुझे एक्सपोज कर सकती है, इसलिए वो उसे मारने के बारे में डिसाइड करती है और किसी से कांटेक्ट करती है। उसके बाद रात में कोई गुंडा जंग पर अटैक कर देता है तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर वो कुछ नहीं बताता और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। इसी बीच जंग को चोट भी लग जाती है पर फिर भी वो उससे फाइट कर रही थी। पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि वो कमजोर है और उसे चोट लगी है। जिंगतियान उसकी केयर करने लगता है तभी वो गुंडा उस पर अटैक कर देता है, पर जंग ये सोचकर बीच में आ जाती है कि वो ऑर्डिनरी सा पर्सन है, अगर उसे हिडन वेपन लग गया तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा और वो उसे हर्ट नहीं होने दे सकती थी। तभी वहाँ असिस्टेंट और बाकी सब आ जाते हैं तो जिंगतियान उन पर चिल्लाता है कि एक गुंडा घर में घुस आया और किसी ने भी नोटिस नहीं किया, जाओ जाकर उसे ढूंढो और इन्वेस्टिगेट करो कि इस मैटर में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं कहकर वो जंग को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जैसे ही जंग को होश आता है तो वो जिंगतियान से पूछती है कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए, तो वो बताता है कि वो ठीक है। और फिर जंग अपने बेबी के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना, पर वो कुछ नहीं बता रहा था। तो वो वरीड हो जाती है और पूछने लगती है कि बताओ ना क्या हुआ, क्या हमने अपने बच्चे को खो दिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो बताती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, तुम्हारे हार्मोन थोड़ा अबनॉर्मल हो गया था इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया था, पर फैक्ट यही है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये जानकर जंग सैड हो जाती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं मेडिकल में बहुत ही स्किल्ड हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। जिंगतियान उसे
कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें और भी चांस मिलेंगे, पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो थोड़ी देर अकेले में रहना चाहती थी। दूसरी साइड असिस्टेंट ने उस गुंडे को पकड़ लिया था और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। तभी वहाँ पर जिंगतान आता है और पूछता है कि इसने अभी तक कन्फेस किया या नहीं। असिस्टेंट कहता है कि ये अंडरवर्ल्ड से है, मर जाएगा पर सच नहीं बताएगा। तो वो उसे टॉर्चर करने के लिए कहता है और उसे बताने लगता है कि वो कोल्ड वाटर टॉर्चर करेगा, वो बहुत पेनफुल होता है, तो वो सच बता दे। पर वो फिर भी कुछ नहीं बताता और कहता है हम अंडरवर्ल्ड से हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम अपने एम्प्लॉय के साथ बिट्रे नहीं करेंगे। और फिर वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, तो वो फाइनली सच बता देता है कि सुई ने उसे भेजा था। नेक्स्ट सीन में सुई हॉस्पिटल जाती है जंग से मिलने के लिए, तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जंग कहती है तुम हॉस्पिटलाइज हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बना कर लाई हूँ, कहकर वो उसे पीने के लिए देती है। पर वो मुझे भूख नहीं है कहकर जा रही थी, तो वो उसे रोकती है और कहती है तुम मेरे सूप पीने से डर क्यों रही हो। तो जियांग कहती है इस सूप में तुमने कुछ मिलाया है, इसलिए मैं नहीं पी रही हूँ। वो कहती है मैंने ये सूप अच्छे इंटेंशन से बनाया है और वैसे भी मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जंग कहती है तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो या नहीं, और अगर तुमने इस सूप में कुछ नहीं मिलाया तो तुम खुद पी कर दिखाओ। तो वो कहने लगती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, वैसे भी तुम एक कंट्री साइड गर्ल हो। लकीली तुमने ब्रदर जिंगत्यान से मैरिज कर लिया था और अब तो तुमने अपना बच्चा भी खो दिया है, तो तुम किस राइट से मुझसे बात कर रही हो। और वो उस पर सूप फेंकने वाली थी, पर जंग उस पर ही गिरा देती है। इतने में वहाँ पर जिंगत्यान आता है, तो सुई कहने लगती है कि ये मुझे बुली कर रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ था, तो सुई बताने लगती है कि मैं इसके लिए चिकन सूप बनाकर लाई थी, पर इसने ना सिर्फ पीने से मना कर दिया बल्कि मेरे ऊपर ही गिरा दिया। मुझे पता है कि इसने अपना बेबी खोया है इसलिए अपसेट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दे। तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। और सोचती है कि अब तो बेबी भी नहीं रहा, तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे एरोगेंट बनती हो। तो जिंगत्यान कहता है हाँ इसमें जंग की गलती है, मैं उसे डांटूंगा, पर तुम पहले असिस्टेंट के साथ घर चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो वो खुश होकर चली जाती है और फिर जिंगत्यान जैसे ही जंग के पास जाता है तो वो कहती है मुझे पता है कि हमने ये मैरिज बेबी की वजह से किया था, अब जब बेबी ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो कहता है अभी मैंने जो कुछ भी कहा उस वजह से ऐसा कह रही हो ना, कहकर उसे एक्सप्लेन करने वाला था, पर वो उसे रोक देती है और डिवोर्स की बात करती है और कहती है डिवोर्स के बाद मैं तुमसे कोई प्रॉपर्टी नहीं लूंगी, तो तुम बिना टेंशन के मुझे डिवोर्स दे सकते हो। ये सुनकर जिंगत्यान गुस्सा हो जाता है और वो डिवोर्स देने से मना कर देता है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी हमारा मैरिज फेक था। जिंगत्यान कहता है मैरिज मैरिज होता है, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा तब से तुम मेरी वाइफ बन गई थी, बेबी हो या ना हो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। और वो उसे किस कर लेता है और कन्फेस करता है कि वो उसे लाइक करता है, चाहे उसकी आइडेंटिटी जो भी हो, उसके जितने भी सीक्रेट्स हो बस उसने उसे ही चूज किया है। जंग सोचती है मेरी आइडेंटिटी स्पेशल है, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम हमेशा हार्म ही होगे, इसलिए अच्छा हुआ कि हम दोनों अलग हो जाएं। सोचकर वो उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास हार्ट नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि दोबारा डिवोर्स की बात मत करना, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में सुई जिंगत्यान से जंग की बुराई कर रही थी कि वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं थी, वो बस ट्रिक करके तुमसे पैसों के लिए मैरिज करना चाहती थी। वो कंट्री साइड गर्ल है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, तो तुम सैंग फैमिली से जल्दी से उसे निकाल दो। जिंगत्यान पूछता है इस बार जो जंग हट हुई है क्या उससे तुम्हारा कोई लेना देना है। तो वो डर जाती है और सोचती है कि मैंने सुना है वो गुंडा मर गया है, तो जिंगत्यान को इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। सोचकर कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जरूर कोई मुझे फ्रेम करना चाहता है, हम दोनों तो एक दूसरे को कब से जानते हैं, तुम मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। जिंगत्यान कहता है वो तो अभी पता चल जाएगा। और फिर असिस्टेंट उस गुंडे को लेकर आता है, उसे देखकर सुई डर जाती है कि ये तो मर गया था, तो फिर सडनली अपीयर कैसे हो गया। जिंगत्यान गुंडे से पूछता है क्या ये वही लड़की है जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, तो वो हाँ कहता है। तो सुई उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो और मुझे फ्रेम क्यों कर रहे हो। और फिर जिंगत्यान से कहने लगती है कि इसकी नॉनसेंस बातें मत सुनो, मुझे कोई फ्रेम करना चाहता है, पर वो उस पर बिलीव नहीं करता और कहता है सच हमारे सामने है फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। तो सुई एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने ही किसी को भेजा था जंग को मारने के लिए, तो क्या हो गया, वो मरना ही डिजर्व करती है। तो जिंगत्यान कहता है पास्ट में मैं तुम्हारे साथ काइंड था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। और वो उसकी कंपनी के साथ जो भी कॉपरेशन था उन सबको कैंसिल कर देता है। तो वो उसे माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, पर वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। गाड़ी से लेकर जा रहा था तो सुई कहती है क्या तुम मैं को ढूंढना नहीं चाहते, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर वो मना करते हुए कहता है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। और फिर गाड़ी से बेहोश करके ले जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा उसे मिलने आए हैं। तो जिंगत्यान उनसे मिलने जाता है। वो पूछते हैं कि मैंने सुना है कि बच्चा अब नहीं रहा, बताओ मुझे क्या हुआ था। तो वो बताता है कि डॉक्टर से कुछ मिस्टेक हो गया था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सुनकर ग्रैंडपा सैड हो जाते हैं और कहते हैं मैंने सोचा था कि फाइनली मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, फ्यूचर में हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं जंग बहुत ही ब्रेव और कैपेबल है, अगर तुम दोनों साथ में खुश रहोगे तो मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। तभी जिंगत्यान को जंग का मैसेज आता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो उसे डिवोर्स देगी, उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए कहा है। और फिर सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे। दूसरी ओर जंग हॉस्पिटल से सीधे घर बाय करने के लिए जा रही
रही थी क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, और वो जिंगतान को ब्लॉक कर देती है और सोचती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहती, पर हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है। दूसरी साइड ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि जंग डिवोर्स लेना चाहती है। तो वो उस पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्ही ने उसे अपसेट किया होगा, इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है। जंग बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो उसे जल्दी से जंग को फोन करके खुद को एक्सप्लेन करके उसे घर वापस लाने के लिए कहते हैं। जिंगतियान जैसे ही जंग को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वो उसे ब्लॉक कर चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है, तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। तो वो उसे जल्दी से ढूंढने के लिए भेज देते हैं। दूसरी साइड जंग अपने न्यू घर में डिनर कर रही थी, तभी उसके घर पर कोई आता है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिंगतियान ही होता है। जंग शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, पर जिंगतियान उसे अपना सामान पैक करके घर वापस चलने के लिए कहता है। तो वो कहती है हम डिवोर्स लेने वाले हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं। वो कहता है कौन डिवोर्स के लिए एग्री है, मैं तो नहीं हूँ। जंग कहती है हमने बेबी के लिए मैरिज किया था, अब जब बेबी ही नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारे मैरिज को यही पर एंड कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वो डोर लॉक करने वाली थी, पर जिंगतियान घर के अंदर घुस जाता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ घर वापस नहीं आना चाहती तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो डिनर करने के लिए बैठता है और उसे भी कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, आकर डिनर करो। जंग कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, और वो भी उसके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। उसके बाद जंग सोने जा रही थी, जिंगतियान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो वो कहती है अब मुझे सोना है तो तुम यहाँ से जाओ, पर वो कहता है मुझे भी सोना है। तो जंग कहने लगती है तुम्हारे यहाँ पर कोई भी चीजें वगैरह नहीं है, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जिंगतियान का सामान लेकर आ जाता है। तो वो पूछता है अब तो मेरा सामान भी आ गया है, तो क्या अब मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो जंग कहती है तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चली जाती है। तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद जिंगतियान जैसे ही जंग के रूम में जाता है उसे जंग का एक परफ्यूम पसंद आ जाता है। तो वो उसे पूछता है कि ये कौन सा ब्रांड का है, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। तो वो बताती है कि मैंने ये खुद बनाया है, जब मैं फ्री रहती हूँ तब बना लेती हूँ, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो तुम कैसे देखोगे। जिंगतियान उस परफ्यूम को मांगता है। तो वो कहती है मैंने अभी तो कहा कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो मैं कैसे दे दूं तुम्हें। और वो उसे परफ्यूम छीनने लगती है। इसे भी जिंगतियान उसे किस भी कर लेता है। जब जंग परफ्यूम वापस नहीं ले पाती तो कहती है मुझे तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, कहकर सोने चली जाती है। और फिर आधी रात को जंग उठती है और कंफर्म करती है कि जिंगतियान सो गया है। जब उसे कंफर्म हो जाता है तो वो सोचने लगती है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, और उसे माफी मांगते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से भाग रही थी। तभी सामने से जिंगतियान आ जाता है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम तो सो रहे थे ना, क्या तुम नहीं सोए थे। जिंगतियान पूछता है तुम बताओ आधी रात को तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही थी। जंग कहती है मैं बाथरूम जा रही थी। तो वो पूछता है ये सूटकेस लेकर बाथरूम जा रही थी। तो बहाना बनाने लगती है कि मेरा नाइट सूट थोड़ा अनकंफर्टेबल है, इसलिए मैं इसे चेंज करने जा रही थी। तुम सो रहे थे, अगर मैं सूटकेस यहाँ अनपैक करती तो तुम्हें डिस्टर्ब होता, इसलिए इसे भी लेकर जा रही थी। पर वो तो सब समझ रहा था और उसे टाइटली हक करके कहता है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। तो जंग कहती है मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो मुझे। तो जिंगतियान छोड़ देता है और कहता है क्या तुम बाथरूम जाओगी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पर वो मना कर देती है और गुस्से में सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद जिंगतियान उसे कहता है मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचो भी मत, मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूंगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिंगतियान जंग को हर जगह फॉलो कर रहा था, कहीं वो भाग ना जाए। तो वो इरिटेट होते हुए कहती है कब से फॉलो कर रहे हो, कब तक फॉलो करते रहोगे ऐसे। तो जिंगतियान कहता है जब तक तुम मेरे साथ घर वापस नहीं चलती, और डिवोर्स के बाद दोबारा मत करना। वो कहती है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए ब्रेड बाय करके लेकर आओ, कहकर उसे भेज देती है। वो जैसे ही जाता है जंग सोचती है इस जिंगतियान से डील करना कितना डिफिकल्ट है, मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और जंग को किडनैप कर लेते हैं। जब जिंगतियान वहाँ आता है तो वो जंग को वहाँ नहीं देखकर सोचता है कि वो फिर से भाग गई। तभी वो गिरा हुआ आइसक्रीम को नोटिस करता है और उसे लगता है कि जंग कोई डेंजर में है, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है और वो कभी भी आइसक्रीम को फेंकेगी नहीं। दूसरी साइड जंग पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उन लोगों को किसने भेजा है। तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसके एनिमीज नहीं है, बल्कि वो लोग तो जिंगतियान की वाइफ को किडनैप करने आए थे और वो उसके जरिए जिंगतियान को टारगेट करने वाले हैं। ये जानने के बाद कि जिंगतियान डेंजर में है, वो डिसाइड करती है कि वो अभी इन लोगों से फाइट करके यहाँ से बचकर नहीं जाएगी, बल्कि इनके साथ जाकर इनका मास्टरमाइंड कौन है उसके बारे में पता लगाएगी, ताकि वो जिंगतियान को डेंजर से बचा सके। थोड़ी देर बाद वो लोग जंग को मास्टरमाइंड के पास लेकर जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि सुई के डैड थे। वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिंगतियान ने हमारी ये फैमिली को कब्जा कर लिया है और मेरी डॉटर भी मिसिंग है, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, एक बार उसे आने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उसे जंग को पता चलता है कि पिछली बार जो गुंडा उस पर अटैक किया था उसे सुई नहीं भेजा था, और जिंगतियान को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। दूसरी साइड जिंगतियान को भी पता चल गया है कि सुई के डैड ने ही जंग का किडनैप किया है और वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करके इस काम के लिए डार्क फोर्स से लोगों को हायर किया है। तभी उसे सुई के डैड का फोन आता है और वो कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। जंग जिंगतियान को यहाँ आने से मना कर रही थी और कहती है कि वो खुद यहाँ से बचकर भाग जाएगी। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बहुत ही रूटलेस हैं, वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे।
है। दूसरी साइड जिंगतियान भी अपने फोर्स के साथ जेंग को बचाने के लिए निकल जाता है। जेंग किसी तरह अपना हाथ खोलकर वहाँ से चुपके से भाग रही थी, तभी सब लोग उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे। इतने में वहाँ पर जिंगतियान अपने फोर्स के साथ आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेता है। वो कमांडर के गेटअप में आया था, इसलिए जेंग उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने 2 बार इसे चिप चुराई थी, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आया, पर इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। और वो डर के मारे उसे छुप रही थी, पर वो उसे जाकर हक कर लेता है। इससे वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरे क्लोज आकर मुझे पॉइजन तो नहीं करने वाला। पर तभी वो उसका परफ्यूम नोटिस करती है जो जिंगतियान ने उसे लिया था, और वो समझ जाती है कि वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि जिंगतियान ही है। और सोचती है जो मुझे हट करना चाहता है मैं उसी के साथ दिन रात रह रही थी, लकीली मैं अभी तक जिंदा हूँ। पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। वो भी उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि जिंगतियान ने उसे हायर किया है जेंग को बचाने के लिए। और वो खुद की तारीफ कर रहा था कि जिंगतियान बहुत अच्छा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो जेंग कहती है अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता है तो वो मुझे खुद क्यों बचाने नहीं आया। उसे बता देना कि मैं एक ऑर्डिनरी सी पर्सन हूँ और मुझे ऐसी टेरिफिक लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए वो मुझे जाने दे कहकर वहाँ से जाने लगती है। और सोचती है जब जिंगतियान को पता चलेगा कि उसने जिससे मैरिज किया है वो एजेंट मैं है तो वो जरूर मुझे मार देगा। शायद हमारी डेस्टिनी में अलग होना ही लिखा था, सोचकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगतियान अभी भी जेंग को भूल नहीं पाया था और वो उसका रूम अच्छे से क्लीन करके रखता है और अक्सर वो उस रूम में जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत फिर से खराब हो गई है और मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रहा। तो वो जल्दी से उनके पास जाता है और फिर डॉक्टर से पूछता है कि 1 मंथ हो गए हैं इसको, तुमने कोई सोल्यूशन ढूंढा या फिर नहीं। तो वो कहता है मैंने पहले ही कहा है कि ओल्ड मास्टर का इलनेस बहुत ही रेयर है और उन्हें सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही ठीक कर सकती है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम मिरेकल डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो ओल्ड मास्टर के पास और ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर वो वरीड हो जाता है और खुद पर ही ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही आपकी लाइफ डेंजर में डाल दी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सुई ही मेडिकल डॉक्टर थी। दूसरी साइड जेंग को भी न्यूज के जरिए ग्रैंडपा के इलनेस के बारे में पता चल जाता है और वो ग्रैंडपा को लेकर वरीड हो जाती है और उनसे मिलने सैंग फैमिली में जाती है। जिंगतियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है तो वो पूछती है तुमने पहले मुझे ग्रैंडपा के इलनेस के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है मुझे डर था कहीं तुम मुझे देखकर अनहैप्पी ना हो जाओ। जेंग उसे जल्दी से ग्रैंडपा के पास ले जाने के लिए कहती है वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो जिंगतियान उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और बताता है कि ग्रैंडपा कोमा में जाने से पहले तुम्हें याद कर रहे थे, लास्ट टाइम तुम उनसे मिलने आई हो, इससे वो बहुत खुश होंगे। वो कहती है लास्ट टाइम का क्या मतलब है, मैं उन्हें यहाँ बचाने आई हूँ। और वो ट्रीटमेंट करने वाली थी पर वो रोकता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें मेडिकल की नॉलेज है पर ये कोई जोक नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा और डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही उन्हें ठीक कर सकती है। तो जेंग उसे बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर है। ये जानकर वो शॉक्ड भी हो जाता है और खुश भी। और फिर जेंग एक्यूपंक्चर से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करती है और वो जिंगतियान से कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहती है और वो बताती है कि वो ग्रैंडपा को दिन में 3 बार एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करेगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इससे वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और फिर जेंग उसे अपना रूम क्लीन करवाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या तुम यही रहने वाली हो, यहाँ से नहीं जाओगी। जेंग कहती है जब तक ग्रैंडपा रिकवर नहीं हो जाते तब तक मैं यही रहूंगी। इससे वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि अगर तुम मेडिकल डॉक्टर हो तो तुम्हें मैं के बारे में पता होगा। वो सोचती है ये अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। जिंगतियान कहता है अगर तुम उसे जानती हो तो तुम मेरा एक मैसेज उस तक पहुंचा देना। और कहता है उसने जो 3 महीने पहले एक चिप चुराई थी उसमें बहुत ही एडवांस वेपन के डाटा है, अगर वो फॉरेनर के हाथ में लग जाता है तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरियस होगा। वो शॉक्ड होकर कहती है पर उसमें तो कुछ इंपोर्टेंस लोगों की स्कैंडलियस फोटो वगैरह है, इसीलिए वो अपना रेपुटेशन बचाने के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है। तभी सर्वेंट उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। उसके बाद दोनों डिनर कर रहे थे तो जिंगतियान हमेशा की तरह जेंग के लिए श्रिम्प्स पिल करके देता है। तो वो उसे ये सब करने से मना कर देती है कि अब तो बेबी भी नहीं है तो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है आप थोड़ा मास्टर को समझने की कोशिश कीजिए, पिछले कुछ महीनों में वो हर दिन आपके रूम में जाकर टाइम स्पेंड करते थे और आपका फेवरेट मील बनाने के लिए कहते थे, पर जिंगतियान उसे ये सब बताने से मना करता है और उसे वहाँ से भेज देता है। जेंग पूछती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है तुम उसकी बात को दिल पर मत लो, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसका रेस्पेक्ट करूंगा। जेंग सोचती है एक बार इस चिप का मैटर सेटल हो जाने दो, उसके बाद शायद हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जिंगतियान जेंग को पूरे घर में ढूंढ रहा था पर वो कहीं नहीं मिल रही थी तो उसे लगता है कि वो फिर से चली गई। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम एक होटल में किसी मैन से मिलने गई हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि वो एक मैन से मिलने गई है और कहता है कुछ महीने पहले हम अलग हो गए थे, क्या अब उसके पास एक मैन भी है। असिस्टेंट कहता है हो सकता है कि वो मैन मैं हो। तो वो कहता है मैं एक वुमेन है और वो वहाँ जाने लगता है। दूसरी साइड जेंग अपने पार्टनर से मिलने के लिए होटल गई थी तो वो उसे बर्थडे विश करता है। जिंगतियान और असिस्टेंट भी उस होटल में पहुंच जाते हैं और जेंग का रूम नंबर पता कर रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल हैं। एक जेंटलमैन ने रूम बुक किया था और उन्होंने बहुत सारे रोजेस बाय किया था रूम डेकोरेट करने के लिए। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और रूम
में जाने लगता है। दूसरी साइड जंग कहती है मेरा बर्थडे जा चुका है। तो पूछता है कि तो बताओ तुमने सडनली मुझसे कांटेक्ट क्यों किया। जंग कहती है मैंने जो तुम्हें चिप दिया था तुम्हें उस बारे में कितना पता है। वो कहता है मिशन तो कंप्लीट हो गया है तो फिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो। मैंने तो उस चिप के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। हम दोनों कितने टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। उसमें बस कुछ फोटोज हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और उस पर गन पॉइंट करती है। तो वो भी ऐसा करता है और कहता है चिप लॉक्ड हो चुका है, वो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से ही खुलेगा। तुम्हें पता है इससे मेरे लिए कितना ट्रबल क्रिएट हो गया है। बताओ हम चिप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इतने में ही वहाँ पर जंगत्यान का आवाज आता है तो वो जंग पर गोली चला देता है तो वो भी चला देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर जंगत्यान आता है और जंग को ऐसे देखकर उसकी केयर करने लगता है। जंग बताती है कि वो चिप बैड गाय के हाथ में लग गया है पर वो लॉक हो गया है और वो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से ही खुल सकता है, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। पर वो उसे ज्यादा बात करने से मना करता है और घर लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में जंगत्यान उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और किसी भी चीज के लिए वरीड नहीं होने के लिए कहता है। तो जंग उसे हक करने के लिए कहती है और सोचती है कि लगता है ये मेरा लास्ट हक है। उसके बाद वो रात में एजेंट मैं बनकर वो चिप को वापस लेने जाती है। असल में उस चिप का ऑक्शन हो रहा था इसलिए वो वहाँ पर गई थी और वो वहाँ जंगत्यान को देख लेती है और वो भी उसे देख लेता है और सोचता है कि ये मैं वापस क्यों आई है। होस्ट बताता है कि एक्शन के कुछ रूल्स हैं, अगर कोई उसे नहीं मानता तो उसे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और बताता है कि चिप को यहाँ नहीं ले जाएगा, वो एक सेफ प्लेस में है। यहाँ पर जो भी विनर होगा उसे बाद में चिप हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर सब लोग बोली लगाने लगते हैं। तो जंग वहाँ से चली जाती है। जंगत्यान उसे देख लेता है और सोचता है कि क्या ये फिर से चिप चुराने आई है, सोचकर उसके पीछे जाने लगता है। जंग ढूंढते ढूंढते चिप को जहाँ रखा है वहाँ पहुँच जाती है और वो डिजिटल सिक्योरिटी को पार करते हुए चिप तक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर जंगत्यान आ जाता है और वो उस चिप को मांगता है और कहता है अगर तुम दे दोगी तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो मैं सब भूल जाऊंगा। जंग कहती है पहले यहाँ से चलते हैं बाद में बात करेंगे, पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसमें उसे चोट लगी थी और फिर वो उसका मास्क खोलकर देखता है और जंग को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जंग के पार्टनर्स वगैरह आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो उस पर अटैक कर देती है और फिर जंगत्यान को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर बहुत दूर जाने के बाद जंग उसे चिप दे देती है और कहती है फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। जंगत्यान भी अपना मास्क खोल देता है और उसे बिना कुछ रिएक्ट किए हुए देख पूछता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुई। वो बताती है मैं बहुत पहले ही तुम्हें पहचान चुकी थी उस परफ्यूम की वजह से जो मैंने तुम्हें दिया था। जंगत्यान कहता है अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम ही मैं हो तो मैं तुम्हें घर में बांध कर रखता ताकि तुम मुझे छोड़ कर न जाओ। और फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड वो ऑक्शन भी कैंसिल हो जाता है। उसके 2 दिन बाद दिखाया जाता है जंगत्यान उस चिप को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था, तो जंग उसकी हेल्प कर देती है और वो चिप को क्रैक कर लेती है। ये देखकर जंगत्यान को पता चल जाता है कि वही काइट है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि वो जो 3 लोगों को ढूंढ रहा था वो एक ही पर्सन है और वो उसकी वाइफ जंग है। तो जंग उसे हक कर लेती है और कहती है फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। हाँ, तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो एक कॉमिक देख रही थी और उसे वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी जो हीरोइन थी उसका हस्बैंड भी मर गया था और हस्बैंड का इनहेरिटेंस भी उसे नहीं मिला था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो वो जैसे ही ठीक करने जाती है उसे करंट लग जाता है और वो उसी कॉमिक के अंदर चली जाती है और वो कॉमिक की फीमेल लीड की पोजीशन पर थी। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो परेशान हो जाती है कि वो है कहाँ। तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल सेरेमनी का दिखा जाता है जहाँ जिया सैड होने की एक्टिंग कर रही थी और मन में सोच रही थी कि अब मैं इस नोवेल में एक रिच विडो बन गई हूँ, रिच भी बन गई और मेरा हस्बैंड भी मर गया, ये कितनी अच्छी बात है। तभी उसके हस्बैंड का ग्रैंडफादर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं पर जिया को लगता है कि शायद वो इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं, पर अब मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि सन का तो कोई सन भी नहीं है, बस तुम ही मेरे पास हो, इसलिए 100 बिलियन का इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनकर तो वो और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हस्बैंड तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकते हो, अब मैं क्या करूंगी। पर मन में तो खुश हो रही थी कि उसे 100 बिलियन का इनहेरिटेंस मिलने वाला है, अब वो रिच बन जाएगी। वहाँ पर सन के अंकल और आंटी भी थे जो अपने डैड से कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ का भी केयर करना होगा। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, पहले तुम्हारे बड़े भाई का डेथ हो गया और फिर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और अब ये सब कुछ। ये सुनकर जिया भी सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड के साथ कितना ट्रेजेडी था। तभी वहाँ पर सन का कजन जिशन आता है और जिया से कहता है कि मेरा बड़ा भाई मर गया है तो अब से मैं तुम्हारा केयर करूंगा। ऐसा कहकर वो उसे टच करने वाला था पर सन छुप कर ये सब देख रहा था और गुस्सा कर रहा था। असल में वो मरा नहीं था, उसे पहले ही पता चल गया था कि कोई उसकी एक्सीडेंट करवाने वाला है, इसलिए वो असली मर्डरर को पकड़ने के लिए अपनी फेक डेथ का प्लान किया और अब वो फैमिली वालों के सामने अपने कजन जियान बनकर जाएगा जो उसी की तरह दिखता है और वो असली मर्डरर को ढूंढेगा। वही जिया जेसन को अच्छी खासी सबक सिखा देती है और कहती है तुम अपनी केयर करो, अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो वो गुस्सा करने वाला था पर वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी जो इनएप्रोप्रिएट होगा। जिशन कहता
है सन मर चुका है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी और हमारी बात सुनोगी तो ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, वरना नहीं। पर वो नहीं डरती और कहती है लगता है तुमने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लॉ के बारे में स्टडी नहीं किया। मैं सन की लीगल वाइफ हूँ तो पहला लीगल हायर मैं ही होंगी। उसकी बातें सुनकर सन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही काइंड थी और उसे वो कुछ बदली हुई सी लगती है। अंकल भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी मैं तुम्हें सन फैमिली का रूल समझाता हूँ कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे। पर जिया उन्हें रोक देती है तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से हिट करने वाले थे। पर तभी सैन आकर जिया को बचा लेता है और फिर जैसे ही जिया उसे देखती है तो वो उसे भूत समझकर डरने लगती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पास मत आओ। तो वो कहता है कि तुम मेरी कजन की वाइफ हो ना, मुझे जैसे ही पता चला कि उसकी डेथ हो गई है मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ। तभी ग्रैंडपा भी बताने लगते हैं कि ये जिंगियान है सैन का कजन, दोनों बचपन से ही सेम ही दिखते थे, इसलिए तुम्हें पहचानने में गलती हो गया। जिया सोचने लगती है कि शायद हेवन मेरे साथ काइंड है, इसलिए तो मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद इतना हैंडसम सा कजन आया है। वो उससे कुछ बात करने ही वाली थी कि टाइम टेबल की साइड इफेक्ट्स की वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर जैसे ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि कोई एक ही फैमिली मेंबर उसके साथ जा सकती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं जाता हूँ कहकर वो डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर अंकल से कहते हैं कि वो लड़की नहीं बचना चाहिए, अगर वो बच गई तो तुम्हारी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी। और सैन बाहर होकर भी उन लोगों की बातें सुन रहा था और सोचता है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जिया को बांध कर उसके मेडिसिन में कोई पॉइजन मिला देता है और कहता है ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग तुमसे हेट करते हैं और चाहते हैं कि तुम मर जाओ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो जिया सोच रही थी कि मैं ऐसे नहीं मर सकती, क्या मैं इतने थोड़े से टाइम के लिए यहाँ आई थी, और वो किसी भी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की करती है। पर तब तक सैन भी उसे बचाने के लिए आ गया था तो वो उसे देखकर हक कर लेती है। पर तभी कोई आ रहा था तो जिया वापस से वैसे ही लेट जाती है और सैन भी वहाँ से चला गया था। वहाँ पर जिनसन आता है और कहता है कि अब तुम मेरे कजन से मिल ही गई होगी, और वो सुसाइड नोट पर साइन करवा लेता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी इनहेरिटेंस अपनी मर्जी से छोड़ रही है। और वहाँ पर एक मेडिसिन बोतल छोड़कर वहाँ से चला जाता है जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड कर लिया। और बाद में सबको ऐसा ही लगता है। मेड भी सैड हो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट से इतना प्यार करती हैं जो आपने उनके लिए सुसाइड कर लिया। और फिर अंकल और जिसन बात कर रहे थे कि जिया की बॉडी को फ्यूनरल होम ले चले। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तभी मेड उनसे कहती है कि ये सब कुछ करने से पहले हमें मैडम की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर जिशन कहता है कि उनकी फैमिली ने पैसों के लिए सैन फैमिली में उनकी मैरिज करवा दी थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह होगी। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि इस बॉडी की रियल ओनर की लाइफ कितनी मिसरेबल है, ना सिर्फ उसके हस्बैंड की मौत हुई है बल्कि उसकी फैमिली वाले भी उसकी कोई केयर नहीं करते। जिनसन जिया को फ्यूनरल होम लेकर जाने वाला था पर तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आता है और कहता है मैं मिस्टर सैन का पर्सनल असिस्टेंट था, मैं मैडम की बॉडी को फ्यूनरल होम तक ले जाऊंगा, अब दोनों को वरीड होने की जरूरत नहीं है। और वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है तो जिशन भी उनके पीछे पीछे जाता है। और फिर जिया गाड़ी में उठती है और रिलैक्स हो रही थी और कजन को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ रेस्क्यू करने आए हो। और फिर एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज हो जाती है तो वो कहता है कि अभी ही मेरी कजन की डेथ हुई है और तुम दूसरे मन को हक कर रही हो। तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसे सब कुछ पता न चल जाए और वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत याद करती हूँ और उसे हक करते हुए कहती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। पर वो जल्दी से उसे दूर कर देता है और कहता है तुम अपने कपड़े निकाल कर इस फेक बॉडी में डाल दो। तो वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मेरी जीप ओपन नहीं हो रहा है तो क्या तुम हेल्प कर दोगे। तो वो भी अपने आंखों में पट्टी बांध देता है और उसकी हेल्प करता है। पर तभी एक्सीडेंटली पट्टी खुल जाता है जिससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल होम का दिखा जाता है जहाँ जिनसन सब कुछ चेक करने आया था और वो चेक करने के बाद अंकल यानी अपने डैड को फोन करता है और बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिया की बॉडी को फ्यूनरल के लिए लेकर गए हैं, अब सैन फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। इसकी ये सारी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे और जिया कहती है लगता है कि ये सब कुछ अंकल की फैमिली ने किया है। पर सैन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल है। और फिर सैन कहता है कि पहले हमें घर चलना होगा और इसी बीच दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो सैन कहता है क्या तुम इस हालत में जाओगी, क्योंकि जिया ने उसका कोट पहना था और कहती है तो फिर क्या करूँ। सैन कहता है तो फिर पहले जाकर चेंज कर लो। और फिर दोनों छुपते छुपते सैन फैमिली जाते हैं जहाँ पर सैन के फ्यूनरल फोटो के साथ साथ जिया का भी फोटो रख देते हैं। और फिर दोनों किसी भी तरह अंदर चले जाते हैं और फैमिली वालों की बातें सुनने लगते हैं जहाँ पर जिनसन ग्रैंडफादर को कह रहा था कि कजन और सिस्टर इन लॉ दोनों की ही डेथ हो गई है तो अब सैन ग्रुप को किसी को तो हैंडल करने के लिए देना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि जिनसन अभी यंग है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा तो क्यों ना हम कंपनी के 4 चूसे ही दे दें। तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं क्या तुम लोग मुझे कर्ज कर रहे हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। अंकल कहते हैं उसके कहने का मतलब ये नहीं था, पर कंपनी को तो किसी न किसी को हैंडल करना ही होगा ना। इनकी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे पर जिया को अच्छे से सुनना था, इसलिए सैन से कहती है कि हेल्प करना, पर वो नहीं करता तो वो गिरने वाली थी। पर वो खुद को संभाल लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि हेल्प क्यों नहीं किया। तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जिया को लगता है कि शायद वो मुझ पर डाउट कर रहा है। और सच में सैन भी मन ही मन सोच रहा था कि ये पहली वाली जिया से बहुत ही डिफरेंट है। तभी वो उसे कहती है कि सिर्फ 2 लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, पहला तो डेथ पर्सन, तो वो पूछता है कि दूसरा कौन है। जिया बताती है कि वो मैं हूँ,
बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, पर वो मना कर देता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और फिर दोनों फिर से घर वालों की बातें सुनने लगते हैं। तो सन कुछ इस तरीके से उसे सपोर्ट करता है। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो। सन बताता है कि तुम्ही ने तो सपोर्ट करने के लिए कहा था। तो वो गुस्सा करती है कि मैंने इस तरीके का सपोर्ट नहीं कहा था। तो फिर वो उसे अच्छे से पकड़ता है। और फिर घर वालों के पास जिया के फादर और उसकी सिस्टर आती है। डैड सैन फैमिली पर गुस्सा करने लगती है कि मेरी डॉटर की डेथ हो गई और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया। तभी उन दोनों से कुछ आवाज हो जाता है। तो जिंक्शन देखने लगता है कि कौन है, और तभी वहाँ से मेड आ रही थी। तो जिंक्शन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारी बातें सुन रही हो। वो दोनों मेड को अपने बारे में बताने से मना कर रहे थे और उसे छोटा सा गोल्ड बार ऑफर करते हैं। तो मेड भी जिंक्शन से झूठ बोल देती है कि यहाँ कॉकरोच है, मैं वही देखने आई थी। और जिंक्शन भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे जाने के लिए कहता है। तो वो अपना गोल्ड लेकर चली जाती है। तभी जिया को लगता है कि पैसा सब कुछ कर सकता है। वही जिया के डैड सेंग फैमिली पर गुस्सा कर रहे थे और वो अपने डॉटर को इशारा करते हैं। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं, मैं और डैड आपके बिना कैसे रहेंगे। ये सब कुछ देखकर जिया कहती है लगता है कि मेरी फैमिली वाले तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। तभी डैड कहते हैं कि हम सेंग फैमिली के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमें बस एक बिला दे दीजिए और 2 बिलियन दे दीजिए, इसके आगे हम और कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर सेन उसे चिढ़ाने लगता है कि लगता है बहुत केयर करते हैं। तो वो भी गलती से कह देती है क्या रियल ओनर को कोई भी फेवर नहीं मिला। तो सेन शॉक होकर कहता है क्या तुम्हें अपनी ही फैमिली सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जिया एक्टिंग करने लगती है कि सडनली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लगता है हॉस्पिटल में मुझे जो ड्रग दिया गया था उसी वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर सेन उसे बताता है कि ये तुम्हारा स्टेप फादर है, तुम पैदा होते ही कुछ दिनों बाद तुम्हारे रियल डैड की डेथ हो गई थी और फिर तुम्हारा ये स्टेप डैड आया जो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर तुम्हारी मॉम को चीट किया। उसके बाद ये लोग तुम्हें बुली करते थे। तभी जिया को भी याद आने लगता है कि सब लोग मिलकर कैसे रियल जिया को बुली करते थे और वो उन पर गुस्सा कर रही थी कि ये कितने सेमलेस लोग हैं। और कहती है मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, अब मैं इन लोगों को बताती हूँ। वही ग्रैंडपा उनकी बातें मान जाते हैं और अंकल को ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कहते हैं। और फिर स्टेप डैड भी फोटो के सामने सैड होने की एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे ड्रीम में आकर बता देना। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जिया भूत बनकर डराती है और कहती है हाँ चाहिए ना, ये विला और 2 बिलियन, मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती थी, देखिए मैं आप लोगों को कंपनी देने आ गई। कहकर वो इतना डराती है कि वो दोनों बेहोशी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं इसका मतलब तुम जिंदा हो। तभी अंकल अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुमने अपने आंखों से इसकी सिमेट्री बनते हुए नहीं देखा था। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैंने तो देखा था। तभी जिया ग्रैंडपा से कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी डेथ नहीं हुई है, पर मैंने सुना है कि आप सेकंड अंकल को सैन ग्रुप हैंडओवर करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अभी सैन ग्रुप को किसी की जरूरत है और तुम जैसी एक यंग वुमेन उसे हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए टेम्पररी उसे हैंडल करने दो और वेट करो। जिया कहती है कब तक वेट करूं, मेरे मरने का, ताकि ये लोग इलीगल तरीके से सब कुछ अपने अंडर कर लें। जिनशन कहता है तुम एक आउटसाइडर हो और इतनी इजीली बिलियंस के इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिट कर सकती हो, और हमारी फैमिली का क्या जो इतने सालों से सैन ग्रुप के लिए हार्डवर्क करते आ रहे हैं। जिया कहती है किसने कहा कि वुमेन्स कुछ मैनेज नहीं कर सकती हैं, और वैसे भी मेरे हस्बैंड की वजह से सैन ग्रुप इतना ग्रो अप हो पाया है, उसकी वाइफ होने के नाते मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो वो कहता है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताओ वुमेन्स क्या क्या कर सकती हैं। तो वो बताती है कि वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने मॉम के बिना पैदा ही नहीं हो सकते। ऐसा कहकर तो वो उसकी बोलती ही बंद कर देती है, पर कहाँ वो चुप रहने वाला था। इनहेरिटेंस को लेकर उनके बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। इसी बीच जिया कहती है अगर तुम दोनों बाप बेटे मुझे मॉम कहोगे तो मैं सैन ग्रुप तुम लोगों को दे दूंगी। तो अंकल ग्रैंडपा से कहने लगते हैं ये किस तरीके से सैन ग्रुप को संभाल पाएगी। और फिर ग्रैंडपा कुछ फैसला लेने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और सबको बताता है कि मेरे कजन ने पहले ही अपनी बिल बना ली थी जिसके अकॉर्डिंग उसका सारा इनहेरिटेंस उसके वाइफ का होगा। तभी जिया सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मरा हुआ हस्बैंड इतना लॉयल होगा। और जिनसन को ये बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो उसे विल देकर कहता है कि तुम खुद ही देख लो, इसमें उसका सिग्नेचर भी है और उसका थंबप्रिंट। ग्रैंडपा भी पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना कि ये रियल है। तो वो बताता है कि मैं श्योर हूँ क्योंकि मेरे कजन ने मुझे खुद ही दिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर सन का यही आखिरी इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पर जिंक्सन एग्री नहीं था और कहता है कि अभी तक तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि पेपर रियल है या फेक, आप इस पर बिलीव कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल है या फेक। अगर आउटसाइडर्स को पता चला कि ऐसा भी कोई बिल एग्जिस्ट करता है तो उन्हें लगा कि हम लोगों को बुली कर रहे हैं, और वो यही डिसीजन लेते हैं कि जिया कंपनी संभालेगी और अंकल उसे असिस्ट करेंगे। पर जिंक्सन कहने लगता है कि ये सब फेक है और ये जिया भी फेक है, ये तो मर गई थी। सेन पूछता है तुम इतना श्योर कैसे हो कि सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तुम डर रहे हो क्या कहीं तुम एक्सपोज ना हो जाओ। कहकर वो हॉस्पिटल वाला वीडियो सबको दिखा देता है जिसमें जिनसन जिया की सिग्नेचर ले रहा था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। सेन कहता है तुम सिस्टर इन लॉ को मारना चाहते थे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वो भी चिल्लाने लगता है कि जिया किस हक से सारी प्रॉपर्टी ले रही है, उसने बस सेन से मैरिज किया था पर वो तो मर गया है, बस ये एक अनलकी वीडियो है। तो जिया कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं पैदाइश लकी थी, वही अनलकी था जो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया और मर गया। अभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं पता नहीं सेन फैमिली ने कौन सा पाप किया था जो ये
ये सब हो रहा है। और जिनसन से कहते हैं कि घर जाने के बाद इस बारे में अच्छे से सोचना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी सन कहता है कि इसने सिस्टर इन लॉ को मारने की कोशिश की है, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जो आप इसे बस इतना ही कह रहे हैं। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है तो ग्रैंडपा पूछते हैं ये तुम क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि मेरी कजन ने मुझे कहा था कि मैं सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखूं, अगर उसे कोई भी बुली करता है तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊं। और ग्रैंडपा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर वो भी एक सैन फैमिली का ही मेंबर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, आप चूज कीजिए क्या करना है। अभी ग्रैंडपा को लगता है ना सिर्फ ये सैन की तरह दिख रहा है बल्कि बात भी उसी की तरह कर रहा है। तभी जिंक्शन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आप ही का ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो उसे डांट कर चुप करा देते हैं और फिर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कह रहा था कि इस बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तभी सैन कहता है तुम इनहेरिटेंस पाने के लिए सिस्टर इन लॉ के साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो तुम कंपनी के लिए मेरे कजन को भी हार्म कर सकते हो। फिर अंकल कहने लगते हैं कि सैन का डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, इससे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो जिंक्शन भी कहने लगता है कि मैंने बस जिया के साथ ये सब कुछ किया था, मेरा एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इतने में असिस्टेंट करो से धीरे से बताता है कि मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया था, इन लोगों का एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, असली कल्प्रिट कोई और ही है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो इस बात को जाने दो, पर मैंने सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी फैक्ट्री है वो बहुत ही लो चल रहा है, तो क्यों ना हमें सेंग फैमिली के एक भरोसेमंद आदमी को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तभी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे बात करने का तरीका भी तुम्हारे कजन जैसा है, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, पर मैंने तो इस ओल्ड फैक्ट्री के बारे में सिर्फ तुम्हारे कजन से बात की थी, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो झूठ बोल देती है कि सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। तो जिया उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही बताया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे सब कुछ बताते थे, हम दोनों के बीच बहुत प्यार था ना। तभी आंटी कहती है पर जब से तुम दोनों की मैरिज हुई थी तब से तो तुम लोग सेपरेट रूम में सोते थे, तो तुम प्यार की बातें कैसे कर सकती हो। जिया कुछ कहने ही वाली थी पर सन पहले ही कह देता है कि इस मैटर में सिस्टर इन लॉ को मत लेकर आओ। और ग्रैंडपा से कहता है कि आपको इस मैटर में कुछ डिसीजन लेना होगा वरना मैं इसे अपने कजन के लिए हैंडल कर लूंगा। तो ग्रैंडपा यही डिसीजन लेते हैं कि अंकल और उसका बेटा नॉर्थ वेस्ट में जाकर ओल्ड फैक्ट्री को हैंडल करेंगे और तब तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक ग्रैंडपा नहीं बुला लेते। और फिर बॉडीगार्ड जिंक्शन को लेकर जा रहे थे तो वो चिल्ला रहा था कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अंकल भी उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद जिया वहाँ से जा रही थी तो सैन उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है और कहता है तुम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ और बात करते वहाँ पर उसके स्टेप डैड होश में आ जाते हैं। तो वो जिया को देखकर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मरी नहीं हो। वो कहती है हाँ मैं मरी नहीं हूँ, तो क्या ये बात जानकर तुम डिसअपॉइंट हुए। स्टेप डैड कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बहुत खुश हूँ और जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। पर जिया कहती है मेरी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है, और मन में सोचती है कि ये इतना एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि मैं ये सारा इनहेरिटेंस इनहेरिट करने वाली हूँ। डैड कहते हैं हम सब एक फैमिली है, तुम इतने हार्श वर्ड कैसे बोल सकती हो, पता है तुम्हारी जब से मैरिज हुई है तुम्हारे स्टेप मॉम दिन रात तुम्हारे बारे में वरीड होती रहती है, क्यों ना हम सारे फैमिली मिलकर एक नई शुरुआत करें। पर जिया कहती है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिट जो करने वाली हूँ। और सैन से पूछती है मैंने सही कहा ना लिटिल कजन। तो वो कहता है तुम जो भी कहती हो वो सही होता है, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त जिया हंस रही थी तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो कहती है अब मैं बिलियनर वुमेन बनने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें बॉय टॉय की तरह रख लूं। सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था और सोचता है कि ये क्या बकवास कर रही है, और वो कहने लगता है कि मेरे कजन के डेथ के बाद तुम ये सब कुछ करने वाली हो। तो जिया कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। सैन कहता है कि तुम अपनी बातों पर टिकी रहना वरना तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विल के हिसाब से तुम रिमेरेज नहीं कर सकती। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो रिमेरेज नहीं कर सकती, और फिर कहती है कि ठीक है मैं विडो ही रहूंगी। और मन में सोचती है कि उसने मुझे रिमेरेज करने से मना किया है पर डेट करने से तो नहीं। और कहती है मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाली हूँ तो ये मेरे लिए सेफ नहीं होगा, तो क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर 24/7 मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो वो ये सोचकर हाँ कह देता है कि ये सही कह रही है, ये मेरी हायर बन जाएगी तो लोग इसे भी हार्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर दोनों एक हाउस में जाते हैं तो जिया पूछती है कि हम ये कहाँ आए हैं। तभी सैन बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपने ही घर को रिकॉग्नाइज कैसे नहीं कर पा रही हो। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ तुम्हारे कजन के साथ रहती थी। और वो इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी कि पता नहीं वो अपने हस्बैंड को कितना मिस करती है, और उससे ये कहते हुए उसके क्लोज हुए जा रही थी कि मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है, पहले यंग एज में मेरे डैड की डेथ हो गई और अब मेरे हस्बैंड की। सैन कहता है पर तुम्हारे डैड की डेथ तो नहीं हुई है। जिया कहती है पर मेरे बायोलॉजिकल डैड की डेथ तो हो गई है ना। और फिर मन में सोच रही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ क्या। और फिर उसे सच बता देती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ओल्ड जिया नहीं हूँ तो वो उसे पकड़ कर कहता है ऐसा है तो मैं भी कजन नहीं हूँ, कहकर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा करते रह जाती है कि ये मेरे साथ ट्रिक कर रहा है। उसके बाद वो अच्छे से अपना स्किन केयर करती है और फिर सैन के पास जाती है और कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे प्लेस में रुक सकते हो, तुमने कहा था कि तुम 24/7 मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो हम सेम रूम में रहेंगे तभी तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे ना। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गया था, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट रूम में सो जाऊंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आधी रात को उसे कुछ जलने का स्मेल आता
है तो वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो बाहर जिया को जला रही थी। तो वो पूछता है कि आधी रात को क्या कर रही हो। जिया कहती है तुम्हारा कजन लग्जरी लाइफ जीता था ना, इसलिए मैं कुछ पैसे जला रही हूँ ताकि वो मनी स्पेंड कर सके। तभी वहाँ का लाइट चला जाता है तो वो बहुत डर जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में कुछ इस पोजीशन में होती है। सैन उसे नीचे उतर रहा था पर वो नहीं उतरती और कहती है अगर तुम्हारा कजन वापस आ गया तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो कहता है तुम्हारे प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है मैं अच्छे से समझता हूँ, कहकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जिया की स्टेप सिस्टर गुस्से में थी कि जिया मरी नहीं है और कहती है कि कब वो इस वर्ल्ड से डिसअपियर होगी और कब मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसके लिए वरीड क्यों हो रही हो, तुम ये सोचो कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो, वो तो बस एक ऑर्फन है जिसकी ना तो डैड है और ना ही मॉम। तभी डैड गुस्सा करने लगते हैं कि किसी ने कहा वो एक ऑर्फन है, उसका डैड भी है और एक फैमिली भी है। तो वो कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है और मत भूलो कि आप जिया फैमिली का पार्ट क्यों बने थे। तभी स्टेप सिस्टर कहती है हमें जल्द से जल्द जिया ग्रुप को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी डैड कहते हैं मैं जिया की मॉम से मैरिज करके इतने सालों से उसे पाल रहा हूँ, क्या सिर्फ इस कंपनी के लिए। तो वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसने सन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया तो इससे डील करना बहुत ही हार्ड होगा। डैड कहते हैं बस उसे इनहेरिटेंस मिलने का वेट करो, उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी भी हमारे अंडर कर लेंगे। उसकी मॉम कहती है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो बहुत ही वीक है और मुझे उसे हैंडल करना आता है। वही जिया और सैन जिया फैमिली के बाहर आधे घंटे से खड़े थे। तो सैन कहता है हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, हमें अंदर जाना भी है कि नहीं, क्या तुम डर रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं डर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा सैड होने लगता है पर वो तो उसे फ्लर्ट करने लगती है और फिर दोनों फाइनली घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे अच्छे से बात करते हैं कि फाइनली तुम आ गई। तो जिया कहने लगती है कि बताइए आपने यहाँ क्यों बुलाया है। तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम फाइट करना चाहती हो। तो डैड उसे रोकते हैं और जिया से कहते हैं तुमने अपना हस्बैंड खोया है ना, इसलिए हमने कंसर्न के लिए बुला लिया और बाहर इतना कुछ हैंडल कर रही हो तो सोचा कि थोड़ा मदद कर दें। पर जिया को तो सब पता था कि वो सैन फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्हें कहती भी है। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तो एक फैमिली है ना। पर वो पूछती है कि मेरी मॉम की इनहेरिटेंस का क्या हुआ, मुझे तो एक पेनी भी नहीं मिला। डैड कहते हैं उसका तो सारा पैसा मैंने हुआसी ग्रुप में लगा दिया है फैमिली की फ्यूचर के लिए। जिया कहती है कौन सी फैमिली की फ्यूचर की बात कर रहे हो आप बस जिया फैमिली का एक सनीला हो, खुद को इस फैमिली का एक मेंबर समझ रहे हो क्या। तब स्टेप सिस्टर कहती है तुम्हारी मॉम तो तुम्हें राइस नहीं कर पाई, मेरे पेरेंट्स ने ही तुम्हें राइस किया, अगर वो नहीं होते तो तुम कब का अपनी मॉम की तरह घोस्ट बन चुकी होती। सुनते ही वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तो जिया उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सैन सोचने लगता है कि कब से जिया ऐसी बन गई है। जिया ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे राइस किया था तो उनके काइंडनेस का रिपे तो बनता है। ऐसा कहकर वो एक और थप्पड़ मारने वाली थी पर स्टेप मॉम रोक लेती है और गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रही हो। डैड भी कहते हैं कि तुम अपने सिस्टर को कैसे हिट कर सकती हो, हम तो एक फैमिली है ना। तभी स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझसे जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि जीजन मुझे लाइक करता है और तुम्हारी मैरिज एक ऐसे पर्सन से हो गया जिसे तुम लाइक ही नहीं करती। जिया कंफ्यूज हो रही थी कि जीजन कौन है। तभी उसे उस बारे में याद आता है कि जब जिया जीजन के साथ रिलेशनशिप में थी तो स्टेप सिस्टर उसे फंसा कर उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई थी और जब जिया को इस बारे में पता चला था तो उसने जीजन से पूछा था क्या ये सच है। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसे ब्रेकअप करके स्टेप सिस्टर के साथ चला गया था। ये सब याद आने के बाद जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है तो तुम जीत गई, ऐसा नहीं है, तुमने बस स्ट्रेस को पिक किया है जो मैंने फेंक दिया था। इस सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ही उसके लिए इतना डेस्परेट थी जो उसके लिए तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इस बारे में तो सन को भी नहीं पता था, उसे ये हाइड किया गया था। जिया कहती है तुम किस बात पर इतना प्राउड कर रही हो, एक ऐसा मैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं उस पर बिलीव करूंगी। तभी वहाँ पर जीजन आता है और वो उसकी बातें सुन लिया था और उसके क्लोज आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। और सैन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और जिया भी अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर स्टेप सिस्टर उसके पास जाकर कहती है कि जिया ने मुझे हिट किया, मुझे पता है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेबी को हिट कर सकती हो। जीजन भी कहता है कि मुझे पता है तुम हम दोनों से अपसेट हो पर तुम ऐसे लोगों को हिट नहीं कर सकती। तो वो कहती है पहली वाली जिया किसी को हिट नहीं कर सकती थी और बस बुली होती रहती थी और कुछ कह भी नहीं पाती थी, इसलिए उसे ऐसे कमबैक लोग मिले थे। पर करंट वाली जिया ऐसी नहीं है। जीजन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है पहले ये पता लगाओ कि तुम मेरे स्टेप सिस्टर के साथ बेड तक कैसे पहुंच गए, क्या उसने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया था। तो वो उसे पूछने लगता है कि ये क्या बोल रही है, क्या हुआ था उस दिन। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम उसकी बातें मत सुनो, ये नॉनसेंस बातें कर रही है, सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स है इसलिए सब कुछ हो गया। ये सब देखकर जिया कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर भी और यहाँ नहीं रुक सकती, कहकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो जिया कहती है कि मैं बहुत वरीड हूँ। तो सन कहता है तुम तो विलियनर बनने वाली हो तो तुम किस बात को लेकर वरीड हो। तो बताती है कि इस बात की तो चिंता है, सबकी नजर प्रॉपर्टी पर ही है, तुम्हारा प्रोटेक्शन काफी नहीं है और कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। सन पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बताती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे और फिर जिया कहती है कि तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन क्या दे रहे हो, वैसे सबको यही लगता है कि मुझे ऐसे कैसे इनहेरिटेंस मिल सकता है, अगर मेरे पास एक बेबी होगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा और इजीली
इजीली मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगा, पर मैं टेस्टी वे भी कर नहीं सकती, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। बेबी तुम्हारे कजन की तरह भी तो दिखना चाहिए ना। सन ये सुनकर कहता है तो ऐसी बात है, ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सन हाँ कहने वाला है। और फिर जिया जल्दी से होटल चलने के लिए कहती है, पर सन कहता है कि मैंने सोचूंगा कहा, अभी तक हाँ नहीं कहा है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ प्ले कर रहे हो। तभी सन उसे बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए कहता है, और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेबी की शॉपिंग करके आ गए थे। तभी जिया कहती है अभी तो कोई बेबी भी नहीं है, तो हम उसके लिए पहले से ही शॉपिंग करके क्यों आ गए। वो उसे प्लान बताता है कि अभी तुम जाकर सबको बताओगी कि तुम कजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, और फिर बर्थ के टाइम पर तुम एक बेबी को अडॉप्ट करके ये बोल देना कि ये वही बेबी है, तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। पर जिया को ये प्लान कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। अभी उसे लिफ्ट में कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं, और थोड़ी देर बाद लिफ्ट खराब हो जाता है, तो उनमें से एक लड़की सन के क्लोज आ जाती है। ये देखकर जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है, तो वो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो इतना फास्ट फास्ट मत चलो। पर वो उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी, तो वही उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम जेलिस हो। तो जिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियां कितनी तेज हो गई हैं, हर कोई मेरी तरह नहीं होता, और तुम भी तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही सेल्फ कंट्रोलिंग हो। फिर भी वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है, और फिर रात में अपना स्किन केयर कर रही थी, और अपने आप से कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा दिया, और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कहकर वो सन के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर वो तो ये सब कुछ देकर वहाँ से जाने वाला था। तो वो कहती है तुम यहाँ सन के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हो ना। तो वो कहता है कुछ लोग कजन का नाम यूज करके बहुत कुछ कर रहे हैं, बस वही पता लगाना है। तो जिया कहती है मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। पर वो उस पर कहाँ बिलीव करने वाला था, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल डॉक्टर के बारे में बता दूंगा, तुम वहाँ जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ये सुनकर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी, पर वो गिर जाती है, और सन भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं किसी अदर वुमेन के साथ जल्दी मैसअप नहीं होता। जिया कहती है मैं कोई अदर वुमेन हूँ क्या, जल्दी से हेल्प करो, उठाओ मुझे। तो वो हेल्प करने के लिए जाता है, पर वो भी एक्सीडेंटली गिर जाता है, और दोनों के बीच किस हो जाता है। इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी सन को किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा, कहकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है। और फिर जिया को भी किसी का फोन आता है, और वो कहता है क्या तुम्हें सन के इनहेरिटेंस के बारे में जानना है, तो तुम साउथ सिटी के वेयर हाउस में आ जाओ। पर जिया कहती है मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर दूंगा, तुम यहाँ आ जाओ, कहकर वो फोन कट कर देती है। पर तभी उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। जैसे ही उसे होश आता है, तो वो सोच रही थी कि ये सब किसने किया और क्यों। अभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है, और उसी ने ये सब कुछ किया था। वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है, और कहती है अगर तुमने जीचन को इस बात का एविडेंस नहीं दिया होता कि मैंने उसे ड्रग दिया था, तो वो मुझसे कभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ता। पर अब मेरे पास कुछ नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम इतनी केयरफ्री कैसे रह सकती थी। जिया कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था कि तुमने ड्रग दिया होगा। पर वो उस पर बिलीव नहीं करती, और कहती है तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा, और वो गुंडों से उसे हार्म करने के लिए कहती है। वही दूसरी साइड सैन को दिखाया जाता है, जिसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तो वो जल्दी से जिया को फोन करता है, पर उसका फोन नहीं लगता, और फिर जल्दी से वो असिस्टेंट को जिया का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है कि वो कहाँ है। असिस्टेंट ट्रैक करके बता देता है कि वो साउथ सिटी के एक वेयर हाउस में है। तो सैन को समझ आ जाता है कि जिया कोई मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था, पर वो ट्रैफिक में फंसा था। तभी वहाँ से एक बाइक वाला जा रहा था, तो वो रोक कर उसका बाइक ले लेता है, और बदले में उसने अपना कार दे दिया था। इससे तो असिस्टेंट और वो लड़का दोनों ही सॉफ्ट थे। वह स्टेप सिस्टर जिया को बुली कर रही थी, बचपन से तुम्हारा सब कुछ मेरा होता था, अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जाना चाहिए, लगता है कि तुम्हारी हस्बैंड की डेथ की वजह से तुम पागल हो गई हो। पर जिया कहती है तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हो क्योंकि तुम डरती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिया फैमिली की असली हायर नहीं हो। अगर ये बात सबको पता चल गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, और उसे नाइफ दिखाकर डराने लगती है। जिया नहीं डर रही थी, तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, पर वो लोग उसे कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर सहना चाहता है, और वो सारे गुंडों से फाइट करने के बाद जिया को छुड़ाकर वहाँ से लेकर जा रहा था। तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सन कहता है हम इसे धीरे धीरे सेटल कर लेंगे, कहकर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिया को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, तो सन उसे चेकअप करने के लिए लेकर आया था, पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जीचन ही था। तो वो चेक करके बताता है कि चोट इतनी भी गहरी नहीं है, थोड़े दिन रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और वो जैसे कुछ बात करने वाला था, पर सन कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कब हम यहाँ से जाएंगे। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मेरे और जिया के बीच में क्यों आ रहे हो। सन कहता है क्योंकि मैंने जिया को तुम्हारे फियांसे से बचा कर लेकर आया हूँ। जीचन कहता है मुझे फेम किया गया था, और वो जिया से माफी मांगते हुए कहता है मैंने पास्ट की सारी बातें पता लगा लिया था कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे सिस्टर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर जिया मना कर देती है। तो वो कहता है क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन की भी नहीं पड़ी, और वो बताता है कि तुम सन के कजन के साथ हो, ये बात पूरे सिटी में फैल गई है। वो तो एक्साइटेड होकर पूछती है कि बताओ क्या
जिया फैला है। जिचन बताता है कि यही तुम अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। ये सुनकर तो सन उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुमने और कुछ भी बोला तो छोड़ूंगा नहीं, और उस पर गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। तो जिया पूछती है क्या तुम जली सो रहे हो, पर वो कहता है कि आज तुम ये क्या कर रही थी, तुम्हें ऑलमोस्ट नाइफ लगने ही वाला था। जिया कहती है पिछले 20 सालों से जिया बहुत ही कमजोर थी, पर अब मैं इसीलिए हार नहीं मानना चाहती, और पूछती है बताओ मेरा आज का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था ना। तो सन कहता है तुम ये हालत में भी ऐसी बातें कर रही हो। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो बात करने के बाद जिया से कहता है कि ओल्ड मैन ने हमें मिलने के लिए घर बुलाया है। जिया कहती है मुझे नहीं जाना, मना कर दो ना कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। पर सन कहता है कि इस बार हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें देखते ही उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो जिया कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, मैं अभी भी पेशेंट हूँ। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ वापस आकर अपना फेस दिखा रही हो। जिया कहती है आप ही ने तो बुलाया था, क्या आपने नहीं बुलाया था तो ठीक है मैं जाती हूँ। और वो पूछते हैं क्या तुम्हारा कजन के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है कि आप इस एज में भी ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जिनसन आता है तो वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए। वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हारे गंदे इरादों को कैसे एक्सपोज करता, और पूछता है कि तुम दोनों सैन के हाउस में रह रहे हो। जिया कहती है हाँ तो क्या हो गया। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि अभी अभी सैन का डेथ हुआ है और तुम उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और पार्टी कर रही हो। ये सुनकर तो वो कहने लगती है पता नहीं कैसे कैसे रूमर्स हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें सैन का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। जिया कहने लगती है आप बिना कोई रीजन के ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिनसन कहता है तुम्हें कोई रीजन चाहिए ना, कहकर वो एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम राव है और बताता है कि ये सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो ये तुमसे ज्यादा क्वालिफाई है सैन की लेगेसी को इनहेरिट करने के लिए। तभी राव जिया से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये देखकर तो सैन भी शॉक्ड हो गया था कि क्या मेरा एक बच्चा भी है, पर जिया एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है जब सैन जिंदा था तो उसकी और मेरी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर चीट करेगा, और उसने अपने विल में भी लिखा था कि उसकी सारी लेगेसी मुझे मिलेगी। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं लीगली एक्शन लूंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम सैन फैमिली को हरा पाओगी। सैन का खुद का कोई हायर नहीं था, पर अब जब उसका खुद का बच्चा आने वाला है तो वही सैन फैमिली का हायर होगा। वो कहती है किसे पता कि ये सैन का बेबी है भी या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं जब बेबी बॉर्न होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, तब तक तुम गिव अप कर लो। जिया कहती है अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो। तभी ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। वही जिया सोच रही थी कि पता नहीं उन्होंने हमें रूम के अंदर क्यों लॉक कर दिया है, और फिर जिया सैन से फ्लर्ट करने लगती है तो वो कहता है वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम कुछ गलती करें और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो पीछे हट जाती है, वहाँ पर कुछ खाने के लिए था तो जिया खाने लगती है। ये देखकर सन कहता है चाहे कुछ भी हो पर तुम खाना खाना नहीं छोड़ सकती, पर उस खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे नशा होने लगता है। तो वो सन को हेल्प करने के लिए कह रही थी, पर वो कहता है ऐसे में तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। तो जिया कहती है अगर वो बेबी सच में सन का हुआ तो मैं बिलियनर नहीं बन पाऊंगी, और फिर क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो बेबी सैन का नहीं है। जिया पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं ही सैन हूँ, कहकर उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग पकड़े ही गए। और फिर दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर मीडिया वाले थे और वो लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। ये तो सैन फैमिली के लिए डिसरेस्पेक्टफुल बात है। ग्रैंडपा भी उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो गया, और वो कहते हैं कि जिया को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला। और फिर मीडिया वालों को बताते हैं कि राव सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो बेबी ही सैन फैमिली का हायर होगा। ये सब देखकर जिया समझ जाती है कि ये सब ग्रैंडपा का प्लान है। तभी जिंगचन भी उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब ये न्यूज पूरे सिटी में फैल जाएगी तो तुम लोगों को रातों रात ही ये सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए। और सैन कहता है कि हम नहीं बल्कि तुम यहाँ से जाओगे, और वो सच बता देता है कि मैं ही सैन हूँ। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं क्या तुम जिंदा हो, और मीडिया वाले भी पूछने लगते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो। तो वो सबको बताता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था मुझे पहले ही पता चल गया था इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था और मेरे कजन की आइडेंटिटी लेकर वापस आया ताकि ये पता लगा सकूं कि इस सब के पीछे कौन है। और फिर कहता है पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक बेबी भी है। तो ग्रैंडपा राव से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो बताया था कि ये सैन का बेबी है, पर वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तो सैन को लगता है कि शायद ग्रैंडपा को भी ट्रिक किया गया है, और फिर वो सारे मीडिया वालों के सामने जिया को किस करते हुए कहता है कि कल की न्यूज में ये आना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी ये सब हमारा फैमिली मैटर है तो हम देख लेंगे, अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर राव सैन से बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम ग्रैंडपा को रेस्ट करने के लिए लेकर जाओ, कहकर वहाँ से भेज देता है। और जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर वो कहती है अब तो मैं ओपनली तुम्हारे क्लोज हो सकती हूँ। ये देखकर सैन पूछने लगता है क्या तुमने ड्रग वाला मेडिसिन नहीं लिया था। तो वो बताती है कि मैंने ऐसे मेडिसिन देने वाला बहुत सारा इंसिडेंट देखा था तो सोचा कि थोड़ा मैं भी एक्टिंग कर लूं, पर पता नहीं था कि इतनी एक्साइटिंग चीजें पता चलेगी कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो। तो वो भी उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम अब सैड फील क्यों कर रही हो, पहले तो जो तुम मुझसे नॉनसेंस बातें किया करती थी उसका क्या। तो जिया कहती है
है वो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना अपने हस्बैंड को बिट्रे कर सकती थी। और फिर सन पूछता है तो बताओ तुम्हें तुम्हारा लिटिल कजन चाहिए या फिर हस्बैंड। तो वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो बस तुम मेरे हो। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेता है और सीन ही कट होता है। और फिर वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर उसकी आंटी पहले से ही आई हुई थी। असल में रावरो सैन की आंटी की एडॉप्टेड डॉटर है और वो रावरो के मैटर में बात करने आई थी। तो सैन पूछता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई और आप मेरे मरने तक का क्यों वेट कर रही थी और ये सब कुछ किया। ये सुनते ही आंटी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम और तुम्हारे कजन एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तो राव बताती है कि मैं कजन को सीक्रेटली लाइक करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना कोई बच्चे के मर जाए, इसलिए मैं उसके स्टोर की एग को लेकर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई। सुनकर जिया कहने लगती है इसका मतलब ये बेबी सच में तुम्हारा है। तो वो कहने लगता है तुमने सुना ना कि ये आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई है, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। जिया कहती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मैंने कहा भी नहीं कि तुमने चीटिंग किया है। और वो हैरान हो रही थी कि पता नहीं ये वेल्दी फैमिली वाले कैसे लोग होते हैं जो ऐसी भी चीजें स्टोर करके रखते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नोवेल फैमिली में ये रूल होता है, अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है और वैसे भी ये तो तुम्हारे लिए किया गया था पर इसने यूज कर लिया। तो राव उनसे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और सैन से कहती है कि ये बेबी तो तुम्हारा है तो फिर तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे ना। तो ग्रैंडपा सैन से कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें इसकी केयर करना चाहिए। तो सैन भी सोच रहा था कि ये सब कुछ राव ने किया है पर अब मैं क्या करूँ। तभी जिया कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी केयर करेंगे, तुम बेबी को बंद करो। तो आंटी पूछती है क्या तुम इससे माइंड नहीं करोगी। वो कहती है वर्थ का पेन ये झेलेगी और मैं तो वैसे ही मॉम बन जाऊंगी तो फिर मैं माइंड क्यों करूंगी। और फिर पूछती है तुम कब से प्रेग्नेंट हो। वो बताती है कि 1 मंथ से। जिया कहती है अब तो तुम्हारा अच्छे से केयर करना पड़ेगा, तो ठीक है तुम हमारे साथ आकर रह लो। रावरा कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो वो कहती है तुम पहले ही सेमलेसली मेरे हस्बैंड की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, अब इसमें इमरेस क्यों हो रही हो। अभी आंटी कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हो पर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है और अभी ये यंग भी है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर जिया कहती है फ्यूचर में ये मेरा बेबी होने वाला है तो मैं अभी से उसे एडिक्योर करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा भी रावरा से कहते हैं कि अब ऐसा ही होगा और वैसे भी तुमने इतना बड़ा कुछ कर दिया और ये लोग तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो जिया कहने लगती है ओल्ड मैन इस बार आपने अच्छी बात की है, पर वो तो वहाँ से चले ही जाते हैं और आंटी भी रावरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं कि इसकी पैकिंग करना है। और फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि सन का एक्सीडेंट तो 1 मंथ पहले हुआ था, तो रावरा 1 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वही रावरा आंटी से कह रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो कहती है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, देखना तुम मिसेस सन बन जाओगी। तो रावरा पूछती है कि आपके पास कोई प्लान है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो सन के घर में रहने चली गई थी और वो बेबी का नाम लेकर सन से कहती है कि आज तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो। और जिया से पूछती है तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। वो कहती है मैं क्यों माइंड करूंगी, हम दोनों मिलकर तुम्हें कंपनी देंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर सन उसके लिए एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आया था तो वो अप्लाई करने लगती है और राव के सामने ही वो दोनों लवी डबी हो रहे थे और ये देखकर वो गुस्सा कर रही थी। उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे थे जहाँ जिया और सन ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनके अलावा वहाँ पर और कोई है ही नहीं। और वो दोनों टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे थे और राव को बस हेल्दी के नाम पर वेजिटेबल्स खिला रहे थे। इस सबसे वो बहुत ही जल्दी सो रही थी और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए सैन से कहती है तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझे एक फ्लावर रिंग दिया था और प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मैरिज करोगे। तभी सैन कहता है तुमने सही याद दिलाया और वो एक डायमंड रिंग निकाल कर जिया को पहनाते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया था पर देना भूल गया था। ये देखकर वो कहने लगती है मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने मुझसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, अब तो मैं तुम्हारी बेबी को भी लेकर प्रेग्नेंट हूँ तो क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते। तभी जिया कहती है बेबी बॉर्न करना बहुत ही पेनफुल होता है पर तुम बच्चे को लेकर किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अब देखो मैं बिना कुछ किए ही मिसेस सैन बन गई। इससे तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मेरा स्टोमक पेन हो रहा है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया था तो वो इसका ब्लेम जिया को कर रही थी कि तुम ही ने फूड में कुछ मिला कर दिया होगा जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। और आंटी भी कहने लगती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था पर जैसे ही तुम्हारे प्लेस में गई ये सब कुछ हो गया तो तुम्हें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो सैन भी कहता है कि तुम लोग बिना एविडेंस के ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि सारा फूड चेक हो गया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर भी राव जिया को ब्लेम कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है तो तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। पर सैन तो उसे लेकर जा रहा था तो राव उसे रोकती है और कहती है कि इसे तो उसका पेबैक करना ही होगा। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो राव कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे जिया को जेल भेजना है। तो वो कहने लगती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लेस में हुआ है तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। तो सैन कहती है ये मेरे घर में रहती है तो क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तभी आंटी सैन से कहने लगती है कि ये बेबी तुम्हारा था, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। तो वो कहता है क्या आप मुझे गिल्ट में डालकर राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं। ऐसे सबकी आर्गुमेंट देखकर जिया कहती है अब आप लोग बस भी कीजिए, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ तो ठीक है मैं सैन को डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि तुम ये क्या कह रही हो। जिया कहती है जब तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करना चाहती थी
अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ही उसे संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं। सन कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो। तो सिया कहती है हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सन बहुत ही गुस्से में था। तभी असिस्टेंट उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वही जिया जिनचैन से किसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिनचैन कहता है जैसे ही उस टेस्ट का रिपोर्ट आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर जिया जाने लगती है पर जिनचैन पूछता है क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तो जिया कहती है मैं मैरिड हूँ और सन मेरा हस्बैंड है। वो कहता है पर मैंने सुना है कि तुम उससे डिवोर्स ले रही हो। जिया कहती है भले ही मैं उससे डिवोर्स ले लूँ फिर भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जिनचैन पूछता है अब तो तुम सन के हाउस में नहीं रहने वाली तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कहाँ जाओगी। तो वो बताती है कि वो जिया फैमिली में जाएगी और वो वहाँ जाकर अपने स्टेप डैड से अपनी मॉम की इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो भी तो तुम्हारे नॉमिनल डैड हैं। जिया कहती है तुम खुद ही कह रही हो कि वो एक नॉमिनल है, इसने जिया फैमिली पर चीट किया और बातों बातों में उसे इलिजिमेट चाइल्ड कह देती है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे इलिजिमेट चाइल्ड कैसे कह सकती हो कहकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी। पर इससे पहले ही जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मेरे मैरिज हो जाने के बाद तुम जिया फैमिली में मेरे पोजीशन में आ जाओगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब देखकर डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहती है जो भी मुझसे बिलोंग करता है वो सब मुझे वापस चाहिए। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। तब स्टेप मॉम पीछे से आकर जिया को हिट कर देती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सेन का असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि आपको जाकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इम्पल्सिव पर्सन है। पर वो उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और कहता है जब उसे मेरी जरूरत थी तब मेरे साथ वो अच्छे से थी और अब जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो उसने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। और फिर असिस्टेंट बताता है कि मैडम जिया फैमिली में अकेली गई हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। पर सेन कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊंगा। पर नेक्स्ट सीन में वो जिया फैमिली में होता है और उनसे पूछता है कि मेरे लोगों ने बताया है कि मेरी वाइफ यहाँ आई है तो बताइए कहाँ है वो। पर वो लोग कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो आई थी पर थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो सेन कहता है आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ कहकर वो असिस्टेंट को पूरे घर में ढूंढने के लिए कह देता है। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो सेन कहता है अगर मेरी वाइफ यहाँ से मिलती है तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। डैड कहते हैं तुम हम पर अपनी ही डॉटर का किडनैप करने का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर सेन को बताता है कि जिया यहाँ पर नहीं है। डैड कहते हैं देखा वो यहाँ पर नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। असिस्टेंट सेन को समझाता है कि हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं पर सेन को कहीं से पता चल जाता है कि जिया कहाँ पर है और वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे कैरी करके लाता है और उन लोगों से पूछता है कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो वो सब लोग जिया से माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम सब एक फैमिली है ना, प्लीज हमें माफ कर दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हमें जाने दो। जिया कहती है मैंने तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया था और वैसे भी मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें वापस लेकर रहूंगी। ये सुनकर डैड गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती है मैं सब लोगों को आपका ट्रू फेस दिखा दूंगी और स्टेप सिस्टर से कहती है तुम हमेशा जिया फैमिली की टाइटल के लिए मुझे हार्म करती रहती थी। ये सुनकर वो कहती है कितनी इजीली तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं कि मैं एक मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ। और वो अपनी मॉम पर भी गुस्सा करने लगती है कि शायद आपने मुझे वर्ड दिया ही नहीं होता। और जिया से कहती है हर चीज तुम्हें क्यों मिल जाता है कहते हुए रो रही थी। और फिर सेन और जिया वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं जिंगचैन जिया से मिलने आया था तो जिया सेन से वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो। जिया बताती है कि मुझे जिंगचैन से कुछ बात करना है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पहले तो वो नहीं जा रहा था पर बाद में वो वहाँ से चला ही जाता है। और फिर जिंगचैन जिया को राव का मेडिकल रिपोर्ट देता है जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है ये जानकर जिया उसे एक्सपोज करने के बारे में सोच रही थी। तो जिंगचैन कहता है मैं भी तुम्हारे इसमें हेल्प करूंगी पर जिया मना कर देती है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सैन उन दोनों को साथ में देखकर जल्दी सो रहा था। तभी असिस्टेंट गिफ्ट लेकर आता है जो सैन ने जिया के लिए प्रिपेयर किया था। तभी सैन कहता है इससे कुछ नहीं होगा, लगता है कि इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करना होगा। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद सैन फैमिली में दिखा जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे और राव सैन को सर्व कर रही थी पर वो तो फोन में लगा हुआ था। तभी आंटी कहती है तुम्हें जल्द से जल्द जिया से डिवोर्स लेकर राव से मैरिज कर लेना चाहिए। पर इस पर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो आंटी कहती है क्या तुम राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। आंटी उसे देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा तो डिवोर्स होने वाला है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती है अभी तक मैंने सैन से डिवोर्स लिया नहीं है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। और सैन से पूछती है मैंने सही कहा ना। तो वो कहता है वो तुम ही हो जो डिवोर्स लेना चाहती हो। उन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख राव भी गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ग्रैंडपा भी उसे कहने लगते हैं कि तुम ही डिवोर्स लेना चाहती थी, अब यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो सच बता देती है कि राव कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है। तभी आंटी कहती है तुम मेरे डॉटर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो उसे राव का मेडिकल रिपोर्ट दिखा देती
है, फिर भी आंटी कहती है कि ये सब फेक है, तुम राव राव से जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। सैन ने भी राव राव के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और वो उसका रिपोर्ट ग्रैंडफादर को दिखा देता है और बताता है कि राव राव का बचपन से ही थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जिस वजह से वो ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट के लिए जाती है और इस मंथ भी वो रेगुलरली चेकअप के लिए जाती थी, जिसका रिपोर्ट भी है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आंटी एडमिट नहीं कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है और ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, राव राव का सच में मिसकैरेज हुआ है। तभी जिया कहती है ठीक है, आप लोग एडमिट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम राव राव को ले जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेते हैं कि वो कभी प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। ये सुनकर तो राव राव घबरा जाती है और आंटी से कहने लगती है कि मॉम मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं जाना, पर उल्टा आंटी ही उसे थप्पड़ मार देती है और सारा ब्लेम उसी पर डाल देती है कि तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। राव राव सच कहने की कोशिश करती है पर आंटी फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और सैन और जिया से माफी मांगने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करती है और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही सब कुछ किया है। और आंटी भी उन दोनों से माफी मांगने लगती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर मुझे पहले ही राव राव के बारे में पता होता तो मैं उसे ऐसा कभी करने नहीं देती। पर जिया को तो पता है कि वो एक्टिंग कर रही है और सारा ब्लेम राव राव पर डाल दिया है। तभी सैन कहता भी है कि राव राव बचपन से ही आपकी बात सुनती है, तो ये सब भी उसने आप ही के लिए किया होगा। तो आंटी पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो सैन साफ साफ कह देता है कि इस सब के पीछे आप ही का हाथ है। फिर भी आंटी कहती है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता और वो अभी भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रही थी। तो सैन राव राव से कहता है अभी भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी मॉम ने किया है वो सब बता दो। और वो कुछ नहीं बताती तो वो सबको प्रूफ दिखाकर बताता है कि आंटी ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था। ये जानकर तो जिया भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। फिर भी आंटी प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी असिस्टेंट आंटी का वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो इनहेरिटेंस पाने के लिए सैन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो आंटी उन्हें माफी मांगने लगती है पर वो कुछ नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मार देते हैं और उन्हें बहुत डांटने के बाद बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं और सैन से कहते हैं उन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो असिस्टेंट को उनके साथ भेज देता है और फिर जिया कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। और सैन रोकता है और कहता है तुम डिवोर्स लेना चाहती थी, अब यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम ऐसा सच में चाहती हो। पहले तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी डेथ हो गई है और मुझे ट्रिक किया। तो सैन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ दूसरे मैन से फ्लर्ट करती है। जिया कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं असली वाली जिया नहीं हूँ, और वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तभी जिया को एहसास होता है कि अब तो सैन जिंदा है तो उसके हाथों से तो सारा इनहेरिटेंस चला गया। सैन कहता है इसका मतलब तुम ये सब कुछ इनहेरिटेंस की वजह से कर रही थी। तभी जिया कहती है कि मुझे मैन और मनी दोनों चाहिए, क्या मुझे नहीं मिल सकता। तो सैन उसे बैठने के लिए जगह देता है। तो वो जैसे ही बैठती है तो सैन उसे कुछ इस तरीके से रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो जिया थोड़ा सा भाव खाती है और फिर लास्ट में मान ही जाती है। वो खुश होकर उसे रिंग पहना देता है। तभी जिया कहती है अभी तो मैं इस छोटे से रिंग से मान गई, पर हमारे वेडिंग के दिन मुझे इससे भी बड़ा रिंग चाहिए। तो सैन मान जाता है। उसके बाद दोनों वेडिंग करते हैं, जहाँ दोनों ही सोच रहे थे कि अब उन्हें वेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही सैन उसे किस करने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि मैं इस वेडिंग से डिसएग्री हूँ और जिया से कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर इससे मैरिज कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर जिया को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है और फिर थोड़ी आर्गुमेंट के बाद पता चलता है कि वो उसे कोई और पर्सन समझ रहा है। तो सैन बताता है कि ये वो लड़की नहीं है, कोई और है। तो वो जिया को अच्छे से देखने के बाद उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है इसलिए मिस्टेक हो गया, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों कंटिन्यू करने वाले थे तभी जीचन उन्हें रोकता है। तो सैन गुस्सा करने लगता है कि अब कौन आ गया हमारी वेडिंग में ट्रबल क्रिएट करने के लिए। जिया उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वो भी कहता है कि मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बुके दे रहा था। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर फाइनली वो दोनों अपना वेडिंग कंप्लीट करते हैं। और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में 5 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया प्रेग्नेंट थी और वो सैन के आने का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि वो किसी और लड़की को गिफ्ट दे रहा है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देखकर गुस्से में उसके पास जाती है और उस पर गुस्सा कर रही थी, पर वो पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, हमेशा तुम मुझे यही गिफ्ट देते हो और आप पहचान नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सैन नहीं हूँ, मैं उसका कजन हूँ। पर वो उस पर बिलीव नहीं कर रही थी। पर तभी वहाँ पर सैन भी आ जाता है और उसे देखकर जिया को यकीन होता है कि वो उसका कजन है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।